आप में से बहुत सारे लोग नोड.जेएस को गहराई में सीखना चाहते होंगे। आपने कई सारे कोर्सेज भी परचेज किए होंगे, लेकिन जो भी कोर्स आप लेते हैं उसमें केवल एफएस मॉड्यूल का यूज़ करके थोड़ा सा फाइल को रीड राइट करना सिखा देते हैं। उसके बाद सीधा एक्सप्रेस का यूज़ करके एपीआईज बनाना शुरू कर देते हैं। नोड.जेएस के बारे में कोई बात ही नहीं करता है और आपको भी नहीं समझ आता है कि क्या चीज़ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने गहराई में जाना है, और आप एकदम कंफ्यूज रहते हैं और इसी कारण से आप नोड.जेएस को अच्छे से सीख भी नहीं पाते हैं। आप अगर नोड.जेएस को गहराई में सीखना चाहते हैं, अगर आप बैकएंड को गहराई में सीखना चाहते हैं, तो ये रोड मैप आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम पूरा कंप्लीट बैकएंड रोड मैप डिस्कस करेंगे कि नोड.जेएस का यूज करके आप बैकएंड को कैसे बहुत ही स्ट्रांग लेवल पर, अल्टीमेट लेवल पर मास्टर कर सकते हैं। ये रोड मैप को फॉलो करने में आपको काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। आप अगर डेडिकेटेड हैं काफ़ी, अगर आप दिन के 5-5, 6-6 घंटे दे पा रहे हैं, तब आपको इस रोड मैप को कंप्लीट करने में, मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसको फॉलो करने में कम से कम 6 महीने लगेगा या फिर 1 साल का टाइम भी लग सकता है, अगर आप दिन के केवल 2-3 घंटे ही दे पाते हैं तो ये एकदम नेक्स्ट लेवल वाला रोड मैप है, जिसमें हम नोड.जेएस के एकदम गहराई में जाके हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं तो आप ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि ये बहुत ही लंबा हो जाएगा और बहुत ही ओवरवेलमिंग हो जाएगा अगर आप नोड.जेएस को 1 या 2 महीने में सीखना चाहते हैं। तो चलिए अपने स्क्रीन पर आते हैं और यहाँ पर मैंने लिखा है मास्टर बैकएंड विथ नोड.जेएस। आप इस चीज पर ध्यान देना, ये क्या लिखा है, ये मास्टर नोड.जेएस नहीं लिखा है, ये मास्टर बैकएंड लिखा है। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि बैकएंड को कैसे मास्टर करना है यूजिंग नोड.जेएस। नोड.जेएस हमारा साइड में ऑटोमेटिकली मास्टर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम जावा फुल स्टैक करें या मन स्टैक करें या फिर पाइथन का यूज करके फुल स्टैक करें, कौन सा टेक्नोलॉजी हम चूज करें बैकएंड में, क्योंकि पाइथन का यूज करके भी बैकएंड किया जा सकता है, काफी पॉपुलर है वहाँ पे जेंगो, और जावा के अंदर स्प्रिंग बूट काफी पॉपुलर है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर नोड.जेएस काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो बहुत सारे बच्चे इसी एनालिसिस पैरालिसिस में फंसे रह जाते हैं कि आखिर बैकएंड में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें जिससे हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट रहे, जिसमें हमें ज्यादा स्कोप मिल सके। तो आप इसको इस एनालॉजी से समझिए, इस एग्जांपल से समझिए कि बैकएंड, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि आप फिटनेस एंड न्यूट्रिशन सीखना चाहते हैं, आपने उसके लिए एक कोर्स ज्वाइन किया है और उस कोर्स के अंदर आपको हिंदी में सिखाया जा रहा है कि फिटनेस एंड न्यूट्रिशन क्या होता है। आपने 3 महीने का या 6 महीने का जो भी कोर्स था वो कंप्लीट किया, अब आपको फिटनेस एंड न्यूट्रिशन आ गई है। अब आपको वो चीज़ जो आपने फिटनेस एंड न्यूट्रिशन सीखा है उसको आपको मराठी में किसी को सिखानी है। तो क्या आपको दोबारा से एक मराठी के अंदर फिटनेस एंड न्यूट्रिशन का कोर्स लेना पड़ेगा? ऐसा तो है नहीं। आपको केवल मराठी सीखनी है, आप मराठी में उस चीज़ को सिखा पाएंगे आराम से। अगर आप मान लीजिए कि इंग्लिश के अंदर किसी को फिटनेस एंड न्यूट्रिशन सिखाना चाहते हैं, तो क्या आपको दोबारा से इंग्लिश के अंदर एक फिटनेस एंड न्यूट्रिशन का कोर्स करना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल इंग्लिश सीखनी है और आप वही नॉलेज जो आपने सीखी थी फर्स्ट कोर्स के अंदर, जो आपने पूरा फिटनेस एंड न्यूट्रिशन सीखा था ना, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। केवल आपकी लैंग्वेज चेंज हो रही है, आपका जो कोर नॉलेज है फिटनेस एंड न्यूट्रिशन का वो नहीं चेंज होता है। ऐसे ही बैकएंड के अंदर भी है, जो हमारा बैकएंड का नॉलेज है वो नहीं चेंज होता है, नो मैटर कि आप किस लैंग्वेज के अंदर जाएं। जो कोर चीज़ है, अगर आप कोर के ऊपर फोकस करते हैं, आप अगर बैकएंड के फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करते हैं, अपना फाउंडेशन अगर स्ट्रांग करते हैं, तो अगर आप दूसरी लैंग्वेज में जाते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन, बस इतने दिन के अंदर ही आप दूसरे लैंग्वेज के अंदर अपना बैकएंड पिकअप कर लेंगे आराम से। आपको बस केवल वो लैंग्वेज सीखने की देरी है, आपको उस लैंग्वेज के अंदर बैकएंड सीखने की जरूरत नहीं है। आपने बैकएंड एक लैंग्वेज का यूज करके सीख लिया है। इस केस में हम नोड.जेएस का यूज करके सीखेंगे, नोड.जेएस वाला रोड मैप है। लेकिन इस रोड मैप का काफी हिस्सा, काफी चीज आप अगर कोई दूसरा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना, पाइथन या फिर जावा यूज कर रहे हैं, तो भी ये रोड मैप आपके लिए काम करेगा। अब यहाँ पे हम मेनली नोड.जेएस के बारे में बात करेंगे, लेकिन वही चीज़ हम दूसरे लैंग्वेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। वही सेम चीज़ें हम दूसरे लैंग्वेजेस के अंदर सीख सकते हैं, जो कि हम नोड.जेएस के अंदर सीखेंगे। तो जो कोर है बैकएंड का ना, वो सेम रहता है। तो आपको एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं फंसना है, आपको बैकएंड एक बार सीखना है। बैकएंड काफ़ी बड़ा चीज़ है, काफ़ी डेप्थ में हमें इसको सीखना है। इसको सीखने में मेरे अकॉर्डिंग अगर आप दिन के 5-6 घंटे दे पाते हैं, तो आपको हो सकता है 6 से 8 महीने में इसको सीख जाए, नहीं तो 1 साल लगेगा। तो 1 साल देखिए, अगर आप बैकएंड सीख लेते हैं ना, फिर लैंग्वेज स्विच करना बस 1-2 हफ्ते की बात है।
ठीक है, ये कोर चीज हम इस पे फोकस करेंगे, बैकएंड पे। नोड.जेएस तुम्हारा बस एक टूल है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा कि किस टॉपिक के बाद क्या पढ़ना है, कितने डिटेल में पढ़ना है, और प्रोजेक्ट की आइडियाज भी दूंगा कि किस स्टेज पर आप कौन सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे साथ साथ। और ये जो रोड मैप है ना, ये यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इतना डिटेल्ड रोड मैप। और इस रोड मैप को मैंने पूरे 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है वो है लेइंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। हम पहले पार्ट के अंदर अपना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले करेंगे, एक हमारा जो नींव है वो मजबूत रहे। और फिर जो दूसरा हिस्सा है, और मैं इन सभी हिस्सों में टाइम स्टैम्प लगा दूंगा ताकि आप एक पर्टिकुलर हिस्से पे आराम से जंप कर पाएं। और जो दूसरा हिस्सा है वो है बिल्डिंग रोबस्ट एप्स। और जो तीसरा पार्ट है उसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम नोड.जेएस के और बैकएंड के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को कैसे मास्टर करते हैं। तो हम पहले स्टेप पे आ जाते हैं, लेइंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। यहाँ पर जो कई बार जो नॉर्मली जो दूसरे नोड.जेएस के कोर्सेस होते हैं, या जैसे नॉर्मली बच्चे सीखते हैं ना, वो सीधा एक ऐप बिल्ड करने लगते हैं, वो फाउंडेशन बनाते ही नहीं है। आप सोचिए कि आप कोई घर बना रहे हैं, बिना उसकी नींव रखे आप घर बनाते हैं, ऐसे सीधा जमीन पे घर खड़ा कर दें तो घर कितना मजबूत रहेगा, कितने दिन तक टिक पाएगा वो घर? जैसे एक आंधी है कि वो घर एकदम टुकड़ों में बिखर जाएगा। ऐसे ही जब लोग बैकएंड सीखते हैं ना, सीधा ऐप बनाना शुरू कर देते हैं, सीधा एपीआई बनाना शुरू कर देते हैं, और उससे क्या होता है, जब भी उनका ऐप फटता है तो उन्हें समझ ही नहीं आता है कहाँ से फटा है, किस रीजन से फटा है, क्या दिक्कत है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना बहुत ही ज़रूरी है, और एक फाउंडेशन बनाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। इसको मेरे अकॉर्डिंग इस चीज़ को, ये जो हमारा लेइंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाला सेक्शन है ना, इसको आपको 3 महीना कम से कम देना है, ताकि आपकी जो बेस है वो एकदम स्ट्रांग हो जाए, और फिर उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बेसिक्स ऑफ फ्रंट एंड। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बैकएंड का रोड मैप है, इसमें फ्रंट एंड कहाँ से आ गया? तो आपको ये समझना है कि आप जो बैकएंड बनाते हैं ना, वो फ्रंट एंड से ही कम्युनिकेट करता है। वो बैकएंड अपने आप में कुछ भी नहीं है, केवल बैकएंड बना के आप कुछ कर नहीं लेंगे, बैकएंड को फ्रंट एंड से कम्युनिकेट करना होगा। आप भी एक वेब डेवलपर हैं एज अ बैकएंड डेवलपर, और फ्रंट एंड डेवलपर भी एक वेब डेवलपर है। और वेब क्या होता है? ब्राउज़र, वेबसाइट्स, ये जो हमारी वेब टेक्नोलॉजी है ना ब्राउज़र्स की, वो बहुत ही ये कोर है हमारा, एक तरह से ये वेब का या इंटरनेट का कोर है। तो जब भी आप बैकएंड बनाएंगे ना, आपको पता होना चाहिए कि ये बैकएंड किस तरह से कंज्यूम किया जाएगा। फ्रंट एंड जो है, जो एक ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र के अंदर हमारी वेबसाइट होती है, तो ब्राउज़र आपके ऐप को कंज्यूम करेगा, आपने जो बनाया है ना। जब आपको पता रहेगा कि ये किस तरह से कंज्यूम करेगा, तभी आप उसको इफेक्टिवली क्रिएट कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको बेसिक्स, मतलब बस आपको HTML पता होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका बेसिक्स पता होना चाहिए। CSS, बस इतना पता होना चाहिए कि CSS कैसे लोड होता है, कैसे मतलब ये कलर करता है, कैसे स्टाइल करता है, बस इतना पता होना चाहिए। आपको एडवांस में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्लेक्स बॉक्स या रिस्पॉन्सिव बनाना सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं तब तो अच्छी बात है, तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप केवल और केवल बैकएंड सीखना चाहते हैं, तब भी आपको HTML और CSS बहुत हल्का हल्का सीख लेना चाहिए। और ब्राउज़र आपको थोड़ा अच्छे से सीखना है, क्योंकि आपकी जो बैकएंड एप्लीकेशन होगी वो ब्राउज़र ही कंज्यूम करेगा। एट द एंड ब्राउज़र ही उस कनेक्शन को समझेगा, उसको रीड करेगा, फिर हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोवाइड करेगा। तो आपको ब्राउज़र की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी होनी चाहिए कि ब्राउज़र कैसे कनेक्शन बनाता है, कैसे बातचीत करता है। तो थोड़ा सा मतलब ब्राउज़र की भी अंडरस्टैंडिंग, उसके अंदर कुकीज़ और उसके अंदर लोकल स्टोरेज, थोड़ा बहुत ब्राउज़र की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप अच्छे से बैकएंड की एप्लीकेशंस बना पाएंगे। तो बहुत ही बेसिक सा फ्रंट एंड आना चाहिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गुड नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की हमें गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये इस केस में है जब हम नोड.जेएस का यूज़ करके बैकएंड सीख रहे हैं। अगर आप पाइथन का यूज़ करके या जावा का यूज़ करके सीख रहे हैं तो अलग बात है, वहाँ पे आपको पाइथन या जावास्क्रिप्ट नहीं, जावा की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट की गुड नॉलेज होनी चाहिए। ये ऐसा बेसिक से काम नहीं चलेगा, आपको एकदम एडवांस लेवल पर आपको प्रोमिसेस के साथ काम करना आना चाहिए, आपको एसिंग का वेट पता होना चाहिए, आपको कॉल बैक, हायर ऑर्डर फंक्शंस, आपको ES6 के सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना दूं कि नोड.जेएस के लिए कितना जावास्क्रिप्ट आना जरूरी है,
तो आप कमेंट करके बताना कि आप इस पे वीडियो बना दीजिए, हाउ मच जावास्क्रिप्ट इज रिक्वायर्ड फॉर नोड.js। तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्टली हमें आने चाहिए। और इन दोनों चीज़ों के ऊपर मेरी एक प्लेलिस्ट है, और अगर आप केवल और केवल बैकएंड सीखना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी HTML वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, और मेरी जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डॉम वाला सेक्शन है वो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेनली फ्रंट एंड की बात कर रहे होते हैं। जो जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल है डॉम से पहले, वो आप पढ़ सकते हैं। और आप मेरी CSS की प्लेलिस्ट तो ना ही फॉलो कीजिए अगर आप बैकएंड वाले हैं, ये प्योरली फ्रंट एंड वालों के लिए, क्योंकि बहुत ही डिटेल में है प्लेलिस्ट। तो इसको मत करिए अगर आप बैकएंड में, मतलब बैकएंड में CSS के बेसिक्स जानना चाहते हैं, तो आप कोई 1-2 घंटे की वीडियो देख लीजिए बस। तो आपको गुड नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे है बेसिक्स ऑफ टर्मिनल। टर्मिनल के हमें बेसिक्स पता होने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं केवल यही नहीं बताऊंगा कि हमें क्या क्या सीखना है, मैं ये भी बताऊंगा कि हमें क्यों ये चीज़ सीखना है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, हमें टर्मिनल सीखना तो है, इसके बेसिक्स पता होने चाहिए, लेकिन हमें क्यों सीखना है? तो हमें इसलिए सीखना है क्योंकि जो हमारी बैकएंड एप्लीकेशन होती है ना, उसको जब हम डिप्लॉय करते हैं, बैकएंड हो या फ्रंट एंड एप्लीकेशन हो, अगर हम उसको डिप्लॉय करेंगे कहीं ना कहीं, तो हम किसी रिमोट सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे, और वो रिमोट सर्वर एक हमें केवल टर्मिनल का ही एक्सेस मिलेगा। उससे हमें एक टर्मिनल का एक्सेस मिल जाएगा, उसी के अंदर हमें पूरा का पूरा काम करना होगा। अब फ्रंट एंड के अंदर हम सीधा डिप्लॉय कर देते हैं, हमें ज़्यादा हम डिप्लॉयमेंट का ज़्यादा हम टेंशन भी नहीं लेते हैं, बस केवल कोड लिख देते हैं और अलग टीम वाले डिप्लॉय कर देते हैं, या फिर हम नेटलीफाई के ऊपर या किसी ऐसे फ्री सर्विस के ऊपर सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिप्लॉय कर देते हैं। लेकिन बैकएंड के ऊपर, बैकएंड को सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारा काम नहीं चलता है। हमें उससे इंटरैक्ट करना होता है, हमें देखना होता है कि ऐप कैसे रन हो रही है, उसमें अलग अलग चीज़ें अपडेट करनी होती हैं, कुछ ना कुछ उससे इंटरैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमें बेसिक्स ऑफ टर्मिनल आने चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आप एकदम मास्टर हों टर्मिनल के, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेसिक कमांड्स क्या होती हैं, CLI और GUI में क्या डिफरेंस होता है, शेल और टर्मिनल इसमें क्या डिफरेंस होता है, अलग अलग टाइप्स की सेल होती हैं, आपको उसको सीखना है। और आपको हर एक टाइप की सेल नहीं सीखना है, आपको बस उसका नाम सीखना है। आपको बैश नाम की एक सेल होती है, बॉर्न अगेन शेल इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस सेल को आपको अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये लिनक्स के अंदर डिफॉल्ट सेल होती है, और जब भी हम सर्वर डिप्लॉय करते हैं ना, तो लिनक्स का ही सर्वर होता है। जब ऑनलाइन हम कोई भी सर्वर रेंट पे लेते हैं ना, तो मेनली लिनक्स ही कॉमन है सर्वर्स के ऊपर। तो इसीलिए हमें बैश सेल इस चीज़ को सीखना है। और एक बैश RC फाइल होती है बैश सेल को कन्फिगर करने के लिए, एक बैश RC नाम की फाइल होती है, इसको भी सीखना है आपको। और टर्मिनल के अंदर कुछ कोड एडिटर्स होते हैं, जैसे हमारा VS कोड एडिटर होता है ना, एक पूरा एप्लीकेशन होता है, ऐसे ही टर्मिनल के अंदर एडिटर्स होते हैं, नैनो और विम नाम के, काफ़ी पॉपुलर एडिटर्स हैं। नैनो थोड़ा सा बेसिक लेवल का एडिटर है और विम काफ़ी एडवांस एडिटर है। तो आपको इसके भी बेसिक्स पता होने चाहिए, आपको कैसे इसके अंदर जाके किसी भी फाइल के अंदर कुछ चेंज करके अगर क्विकली अगर आपको सेव करना है, तो कैसे आप इन दोनों एडिटर्स का यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। तो आपको ये भी चीज़ सीखना है। अब बेसिक कमांड्स भी आपको पता होनी चाहिए, हाँ, जैसे कि फाइल क्रिएट करने के लिए, फाइल रीड करने के लिए CD कमांड, ये चेंज डायरेक्टरी के लिए ls pwd, टच कमांड फाइल क्रिएट करने के लिए, ये डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए कैट कमांड, और भी बहुत सारी कमांड होती हैं। कैट कमांड का यूज़ करके हम फाइल का कंटेंट रीड करते हैं। तो ये सारी कमांड्स आपको पता होनी चाहिए, और भी आप बेसिक कमांड सर्च करके वो चीज़ पढ़ लेना। अब इसके बाद एक चीज़ और होता है शेबैंग। ये भी हम जब स्क्रिप्टिंग करते हैं ना, तब हम शेबैंग यूज़ करते हैं। एक टर्म मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आप सीख लेना। और इसके बाद हम आ जाते हैं बेसिक्स ऑफ OS। अब आप सोच रहे होंगे कि OS क्यों सीखना है हमें, हम तो बैकएंड सीखने आते हैं, हम तो API बनाना सीखने वाले थे, OS पे कहाँ से आ गए? तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, आपने फ्रंट एंड के ऊपर काम किया है, आपने बहुत एडवांस चीज़ें सीखी होंगी, आपने रिएक्ट सीखा होगा, नेक्स्ट.js सीखा होगा, अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर एडवांस चीज़ें सीखी होंगी, बहुत ही अच्छा सा कोड लिखा होगा, एंगुलर के अंदर हो सकता है आपने काम किया हो। तो जिस तरह से फ्रंट एंड के अंदर या फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें ब्राउज़र के रिसोर्सेज का एक्सेस होता है। ब्राउज़र के रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे कि उसका लोकल स्टोरेज, उसका कुकीज़, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पूरा डॉम का एक्सेस हमारे पास होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें पूरा URL का एक्सेस होता है कि URL के अंदर हम चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं,
URL के अंदर क्या टाइप किया गया है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो जिस तरह से फ्रंट एंड के अंदर या फिर फ्रंट एंड वाली जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें ब्राउज़र के रिसोर्सेज का एक्सेस होता है, वैसे ही बैक एंड के अंदर जो हमारी बैक एंड एप्लीकेशन होती है वो ब्राउज़र के अंदर नहीं रन कर रही होती, वो सीधा और सीधा वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर रही होती है। तो बैकएंड वाली एप्लीकेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज का पूरा एक्सेस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। हमें समझना होगा प्रोसेस क्या होता है, ओएस और कर्नल। पहले तो ये समझना होगा बेसिक कि ओएस और कर्नल क्या होता है, प्रोसेस, थ्रेड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता रहेंगी ना, तभी आप अपनी इन सारे रिसोर्सेज को, जो ओएस के रिसोर्सेज है ना, उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। जब आपको पता ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ रिसोर्स एग्जिस्ट करता है ओएस के पास, तब तो आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा फ्रंट एंड का कोड होता है, जब हम एज ए फ्रंट एंड डेवलपर कोड लिख रहे होते हैं, तो उसका जो माई बाप होता है उस कोड का, वो ब्राउज़र होता है। ब्राउज़र के अंदर ही वो कोड जिएगा मरेगा, मतलब चलेगा फटेगा। चलेगा तो ब्राउज़र के अंदर, फटेगा तो ही ब्राउज़र के अंदर। और जब हम बैकएंड का कोड लिख रहे होते हैं ना, तो वो ब्राउज़र की दुनिया से बहुत बड़ा होता है। वो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ गया है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का उसका पूरा एक्सेस है, वो बहुत वास्ट है। बहुत ही जो फ्रंट एंड है ना, वो बहुत ही नैरो है। फ्रंट एंड ब्राउज़र के अंदर ही लिमिटेड है। फ्रंट एंड का कोड अगर आप लिख रहे होते हैं ना, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई नॉलेज ही नहीं होता। आपको ब्राउज़र की अच्छी नॉलेज हो जाएगी, आपको ब्राउज़र समझ आ जाएगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ऐप्स कैसे काम कर रही हैं, कैसे डेटा स्टोर कर रही हैं, कैसे बातचीत कर रही हैं, आपको पता ही नहीं होगा। लेकिन जैसे आप बैकएंड के अंदर आते हैं ना, आपको काफ़ी बड़ा ओवरव्यू पिक्चर मिलता है। तो मैं एक बात कहूँगा कि अगर फ्रंट एंड है वो एक तरह से कुआं है, और जो बैक एंड है वो ओशियन है, वो बहुत बड़ा है। बैक एंड के अंदर अनलिमिटेड चीज़ें हैं सीखने को। फ्रंट एंड के अंदर हम ब्राउज़र के बारे में ही सीखते रहते हैं पूरे टाइम। ब्राउज़र क्या है, कैसे काम कर रहा है, कैसे हमें ऐसा कोड लिखना है कि ब्राउज़र के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन से चल सके, मतलब ब्राउज़र के ऊपर ऑप्टिमाइज हो सके। लेकिन बैकएंड के ऊपर जब हम काम करते हैं, तो हम ब्राउज़र के जो कन्फाइंड स्पेस था, जो ब्राउज़र की बाउंड्रीज थी, उसको तोड़कर बाहर आ चुके हैं। तो हमारे पास अनलिमिटेड पावर है। हम बैकएंड के कोड से ब्राउज़र स्टार्ट कर सकते हैं, ब्राउज़र रन कर सकते हैं। इवन हम यहाँ तक कि ब्राउज़र के एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना टैब ओपन होगा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये मतलब बैकएंड के अंदर फ्रंट एंड आ जाएगा, मतलब एक तरह से बैकएंड कंट्रोल करता है इस चीज़ को, फ्रंट एंड को। तो इसीलिए बैकएंड सीखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने 6 मंथ्स में फ्रंट एंड सीख लिया था, तो आप 6 मंथ्स में ही बैकएंड सीख लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको बैकएंड सीखने में उससे डबल ट्रिपल टाइम लग सकता है। तो इसीलिए इस चीज़ की हम जो बात कर रहे हैं ना, ये एकदम गहराई में जाके बहुत ही लोअर लेवल पर हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को। तो हमें यहाँ पे जब भी बैकएंड सीखेंगे ना, तो इसको थोड़ा अलग नज़रिए से आप देखना। आप इसको फ्रंट एंड से इक्वेट मत करना कि फ्रंट एंड जैसा ये भी कुछ होगा, इसको हम जल्दी से सीख लेंगे। ये बहुत ही डीप है। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें, प्रोसेस, थ्रेड, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है, क्योंकि ये हमारे कोड के अंदर हमें यूज़ करनी होती हैं। कंकरेंसी एंड पैरेललिज्म, ये कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, इस चीज़ को सीखना है आपको। फिर फाइल सिस्टम, पाथ सिस्टम, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग पाथ सिस्टम होते हैं। उबंटू का अलग होता है, विंडोज़ का अलग होता है, तो वो चीज़ सीखना है। उबंटू यानी कि मेरा मतलब था लिनक्स से। तो फिर फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स सीखने की, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। फाइल परमिशंस, फाइल जो एक फाइल होती है ना, उसकी परमिशंस होती हैं, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, मतलब ये अलग अलग तरह की परमिशंस होती हैं, उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। और अपने विंडोज़, अगर आप विंडोज़ सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैं एज्यूम करता हूँ आप में से मोस्टली आप यही यूज़ कर रहे होंगे, तो विंडोज़ के अंदर लिनक्स आप यूज़ कर सकते हैं WSL का यूज़ करके। ये बहुत ही ईजी है, एक कमांड रन करनी होती है, WSL ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। एक उबंटू जैसा एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़ के अंदर ही। ये वर्चुअल मशीन नहीं है ना, तो डुअल बूट है। आपका विंडोज़ रन कर रहा होगा, उसी के ऊपर उबंटू भी रन करने लगेगा एकदम से।
एक ऐप जैसा होगा, आपको टर्मिनल का ही एक्सेस होगा, आपको GUI जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको डेस्कटॉप जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको टर्मिनल से ही पूरा एक्सेस मिल जाएगा। तो WSL यूज़ करके आप उबंटू का एक फंडामेंटल सीख लीजिए, एक बेसिक सीख लीजिए उबंटू का यूज़ करके, उबंटू नहीं, WSL का यूज़ करके। और फिर इसके बाद हमें Node.js के फंडामेंटल सीखने हैं, क्योंकि हम यहाँ पे Node.js का यूज़ करके बैकएंड मास्टर करने वाले हैं, तो हमें Node.js की भी फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे पॉइंट नंबर ए है मॉड्यूल सिस्टम इन Node.js। Node.js के अंदर दो मॉड्यूल सिस्टम है, एक कॉमन JS जहाँ पे हम रिक्वायर सिंटैक्स यूज़ करते हैं, रिक्वायर सम फाइल समथिंग लाइक दैट, और फिर दूसरा है ये 6 मॉड्यूल्स। ये नया है, मॉडर्न है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप अपनी एप्लीकेशंस बनाएं तो वहाँ पे ये 6 मॉड्यूल्स यूज़ करें। ये पुराना हो चुका है, इसको आपको सीखना है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में कई जगहों पर कॉमन JS मॉड्यूल मिल जाएगा। हो सकता है आप अपनी कंपनी में जाएं तो वहाँ पे कॉमन JS ही यूज़ कर रहा हो कंपनी, तो आपको कॉमन JS भी समझना है, इसका मॉड्यूल सिस्टम कैसे काम करता है। यहाँ पे एक मॉड्यूल रैपर फंक्शन होता है, इसको भी आपको सीखना है कि मॉड्यूल रैपर फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। फिर उसके बाद NPM NPX ये सीखना है, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि NPM और NPX इज जस्ट ए JS फाइल, तो आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बोलूं कि NPM जो है, एक तो रिपोजिटरी है ऑनलाइन npmjs.org something.com, npmjs.org ऐसा कुछ वेबसाइट है, वहाँ पे सारे NPM पैकेजेस होते हैं। लेकिन जब हम इंस्टॉल करते हैं अपने फाइल के अंदर और फिर हम npm इंस्टॉल npm स्टार्ट करते हैं, वो केवल और केवल एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, बस, और कुछ भी नहीं। तो आपको इस चीज़ को गहराई में सीखना है। नोड मॉड्यूल्स कैसे काम करते हैं, नोड मॉड्यूल्स के अंदर अलग अलग जो फाइल्स आती हैं वो सारी क्या है, उसका मतलब क्या होता है, इसको आपको गहराई में सीखना है। यहाँ पर हम अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप जो फाउंडेशन है, जो आपका बेस है, जो आपकी न्यू है, उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इसको स्ट्रॉन्ग करना है। पैकेज.json और पैकेज lock.json, इसमें क्या डिफरेंस होता है। पैकेज.json के अंदर अलग अलग कन्फिग्रेशंस होती हैं, अलग अलग वैल्यूज होती हैं, उसका क्या मतलब होता है, ये चीज़ सीखना है। Node.js का यूज़ करके हम मेनली दो तरह के पैकेजेस बना सकते हैं, एक तो CLI पैकेजेस और दूसरा लाइब्रेरी पैकेजेस। यहाँ पे मैंने गलती से GUI CLI के साथ GUI ऑटोमेटिक आ जाता है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लाइब्रेरी पैकेजेस। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, बस लाइब्रेरी, या फिर चलो लिब पैकेजेस में लिख देता हूँ। आप ये समझ लेना कि ये लाइब्रेरी पैकेजेस हैं। अब ये लाइब्रेरी पैकेजेस और CLI पैकेजेस में क्या डिफरेंस होता है, कैसे काम करती है, ये चीज़ सीखना है। लोकल और ग्लोबल पैकेजेस में क्या डिफरेंस होता है। हम लोकली कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं, कुछ पैकेजेस को ग्लोबली इंस्टॉल करते हैं। ये कैसे कहाँ पर स्टोर होता है जब हम ग्लोबली इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। और यहाँ पे फिर FS मॉड्यूल क्या होता है, इस चीज़ को सीखना है। FS मॉड्यूल का यूज़ करके हम कैसे फाइल पे जो भी ऑपरेशन हम करते हैं ना नॉर्मली, जैसे कि फाइल को रीड करना, फाइल के अंदर राइट करना, फाइल को रीनेम करना, मूव करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें आप Node.js का यूज़ करके कर सकते हैं। तो इसको भी सीखना है आपको। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट सेक्शन पे जाना है। और अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं तो हो सकता है इसमें से कुछ टॉपिक्स आपको ऑलरेडी पता हो, लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट नहीं हैं तब तो आपके लिए ये सारे टॉपिक्स एकदम नए रहेंगे। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट होता है, तो उसको हो सकता है अगर आपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई की हो, अगर आपने कहीं से भी, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होगी। आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन का भी नॉलेज होगा, ये कंप्यूटर में डेटा को किस तरह से स्टोर किया जाता है, अलग अलग नंबर सिस्टम्स आपको सीखने होते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी सीख रखा है तो ये चीज़ आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या है, अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट नहीं है या फिर आपने अपने कॉलेज डेज में इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आपको अब पढ़ना है। क्या चीज़, अलग अलग नंबर सिस्टम्स, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंप्यूटर्स होते हैं ना वो बाइनरी के ऊपर ही काम करते हैं। तो इसको समझना है कैसे काम करता है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सीधा अपने मन में ही कैलकुलेट कर सकें, आप कन्वर्ट कर सकें एक से दूसरे टाइप में। बस आपको पता होना चाहिए, एक ओवरव्यू होना चाहिए कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, अलग अलग नंबर सिस्टम्स। फिर आपको कैरेक्टर सेट्स और कैरेक्टर इनकोडिंग सीखनी है कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। और कुछ पॉपुलर कैरेक्टर सेट्स और कैरेक्टर इनकोडिंग्स हैं, जैसे कि ASCII, यूनिकोड और UTF-8। UTF-8 एक कैरेक्टर इनकोडिंग है, यूनिकोड एक कैरेक्टर सेट है, और ASCII एक कैरेक्टर सेट और कैरेक्टर इनकोडिंग दोनों है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है, तो आपको समझ आएगा कि
कैसे जीरोज एंड वंस का यूज़ करके हम कोई भी टेक्स्ट स्टोर कर लेते हैं अपने SSD के अंदर या अपने हार्ड डिस्क के अंदर, किस तरह से, मतलब आपने सुना होगा ना जीरोज एंड वंस का यूज़ करके सारी चीज़ें स्टोर की जाती हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये कैसे जीरोज एंड वंस का यूज़ करके स्टोर करते हैं। और फिर उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट होता है, एक टॉपिक होता है बॉम। अब ये ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल नहीं है जैसे कि हमारे फ्रंट एंड के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है, यह है बाइट ऑर्डर मार्क, ये एक चीज़ होता है, इसको आपको सीखना है। एंडियननेस एक टॉपिक होता है, ये किस तरह से डेटा स्टोर होगा ना, ये इंडियननेस डिसाइड करता है। एक लिटिल एंडियन होता है और एक बिग एंडियन होता है। ये इंडियन नहीं है, ये एंडियन है, एंड से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको इंडियन मत बोलना, लिटिल एंडियन है। ये शुरुआत में मैंने देखा था तो मुझे भी इंडियन लग रहा था ये, तो आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। अब इसके बाद में हम सीखेंगे कि बाइनरी डेटा के साथ Node.js के अंदर कैसे काम करेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमारी ब्राउज़र वाली जावास्क्रिप्ट होती है उसके अंदर भी कुछ चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कि एरे बफर, डेटा व्यू और टाइप्ड एरेज। इसका यूज़ करके हम जो वनीला जावास्क्रिप्ट है, जो ब्राउज़र वाली जावास्क्रिप्ट है, उसके अंदर हम बाइनरी डेटा के साथ काम कर सकते हैं। कोई भी जैसे कि फाइल है, हम उसको रीड कर सकते हैं, उसके अंदर बाइनरी कंटेंट क्या है, क्या जीरोज एंड वंस लिखे हैं, उस चीज़ को हम इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके रीड कर सकते हैं। मतलब एरे बफर और डेटा व्यू, या फिर एरे बफर और टाइप्ड एरे, इन दोनों का यूज़ करके हम रीड कर सकते हैं। तो ये चीज़ सीखनी है। और जो टाइप्ड एरेज होते हैं वो आपको इस फॉर्म में मिलेंगे, uint8 एरे, uint16 एरे। तो आपको मेनली uint8 एरे इस चीज़ पर फोकस करना है, क्योंकि जो Node.js के अंदर बफर्स होते हैं, Node.js के अंदर जब हम बाइनरी डेटा के साथ काम करते हैं ना, तो Node.js का खुद का बफर होता है, वो बिल्ड होता है इसके ऊपर, uint8 एरे के ऊपर बेस्ड होता है। तो आपको ये चीज़ समझना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर uint8 एरे क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको एरे बफर पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। फिर इसके बाद आपके पास इमेंस पावर आ जाएगी, आप हर एक 0 और 1 को देख पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे डेटा मूव हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। क्योंकि जब हम बैकएंड के अंदर काम करते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी एप्लीकेशन से कितना डेटा बाहर जा रहा है, कितना डेटा अंदर आ रहा है। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम फालतू डेटा सेंड करेंगे, फालतू डेटा अलाउ करेंगे। इसीलिए हमें एक एक बाइट का कंट्रोल होना चाहिए। तो इस चीज़ को हमें सीखना है, बाइनरी डेटा के साथ कैसे काम करना है। यहाँ पर मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप बता रहा हूँ एकदम डिटेल में, आपको इसी ऑर्डर में चीज़ों को फॉलो करना है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वो है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या होता है। और Node.js के अंदर इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट करने के लिए एक इवेंट एमिटर क्लास होती है, इसको हमें सीखना होता है। आपने सुना होगा कि Node.js इज अ इवेंट ड्रिवन और एसिंक IO वाला, ऐसा कुछ जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है ना। इवेंट ड्रिवन, नॉन ब्लॉकिंग और एसिंक IO वाला, ऐसा आपने टर्म सुना होगा। तो आपको इवेंट ड्रिवन समझना है कि इवेंट ड्रिवन आखिर होता क्या है, और आपको IO ऑपरेशंस क्या होते हैं ये समझना। IO का मतलब क्या होता है, इनपुट आउटपुट, केवल फुल फॉर्म से नहीं, आपको एक्चुअल में जाके देखना है कि क्या क्या ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो कि IO ऑपरेशन हम बोल सकते हैं उसको। फिर एसिंक IO क्या होता है, EDA, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, इस चीज़ को आपको थोड़ा अच्छे से समझना है कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे काम करता है। और फिर इवेंट एमिटर क्लास होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसको यूज़ करना है, थोड़ा सा समझना है। अगर आप चाहें तो अपनी खुद की एक इवेंट एमिटर क्लास इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। इसको सीखने के बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि लार्ज लेवल पर जब हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं ना, तब हम एक चीज़ का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीम्स। क्योंकि हम अगर बड़ा डेटा है, जैसे मान लीजिए कि 100 GB की कोई फाइल है, उसको अगर हम नेटवर्क के थ्रू या एक डिस्क से दूसरे डिस्क में अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो उसको हम डायरेक्टली ऐसे बफर के रूप में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पूरा हम ऐसे लोड करके अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा सिस्टम हैंग हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, हमारे रैम के अंदर उतनी स्पेस ही नहीं होगी। हम उसको चंक बाय चंक, स्मॉल छोटा छोटा करके सेंड करते हैं। तो इसीलिए हमें स्ट्रीम्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि केवल Node.js के अंदर है। अगर आप बफर सीख रहे हैं, अगर आप ये स्ट्रीम सीख रहे हैं, तो ये केवल Node.js के अंदर नहीं है, आपको पाइथन में भी मिल जाएगी या आपको जावा में मिल जाएगी, सब जगह ऐसे ही काम होता है। और हमारा ब्राउज़र जो है वो स्ट्रीम्स के रूप में ही डेटा को एक्सेप्ट करता है, वो इकट्ठा नहीं ले लेता है, वो स्ट्रीम के रूप में ही डेटा को हम उसको सेंड करते हैं ब्राउज़र को। तो आपको स्ट्रीम समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब स्ट्रीम्स अलग अलग टाइप की होती हैं, रीडेबल और राइटेबल स्ट्रीम्स, ये चीज़ सीखना है। डुप्लेक्स और ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम। डुप्लेक्स जैसा नाम है, इसके अंदर हमारी रीडेबल और राइटेबल स्ट्रीम दोनों कंबाइंड होती हैं, तो इस चीज़ को अच्छे से समझना है। और फिर बैक प्रेशर होता है। बैक प्रेशर हमारी स्ट्रीम जो है, जब भी हम राइट कर रहे होते हैं ज़्यादा डेटा, तो बैक प्रेशर अप्लाई करती है, उसको हैंडल करना सीखना है आपको। और पाइपिंग एक कॉन्सेप्ट होता है एक तरह से, पाइपिंग और पाइपलाइन सेट करना, ताकि हमारा डेटा ऑटोमेटिकली फ्लो होता रहे। और फिर ब्राउज़र के अंदर स्ट्रीम्स कैसे काम करती हैं, ये भी आपको समझना है कि हम अगर बैकएंड से कुछ भी डेटा स्ट्रीम के फॉर्म में ब्राउज़र तक सेंड करते हैं, तो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उसको अंडरस्टैंड करता है, स्ट्रीम को चंक बाई चंक उसको ज्वाइन करता है। तो ये चीज़ भी आपको समझना है। ब्राउज़र के अंदर भी स्ट्रीम्स होती हैं, जो ब्राउज़र वाली जावास्क्रिप्ट होती है ना, उसके अंदर भी स्ट्रीम होती है, तो उसका भी एक ओवरव्यू आपको ले लेना है। जब आप स्ट्रीम सीख जाएंगे ना, तो आप बहुत बड़ा बड़ा डेटा आप आराम से सेंड कर पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन अगर आप बिना स्ट्रीम का यूज़ किए सीधा बफर का यूज़ करके आप सेंड करने की कोशिश करते हैं, तब आपको दिक्कत आएगी, आपकी एप्लीकेशन लैग करेगी, स्लो हो जाएगी और क्रैश भी कर सकती है, आउट ऑफ मेमोरी का एरर भी आ सकता है। फिर इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के फंडामेंटल सीखने हैं, बेसिक सीखने हैं। और ये सेक्शन, ये जो हिस्सा है हमारा पॉइंट नंबर 10, ये इस पूरे रोड मैप का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये क्यों सबसे बड़ा है? क्योंकि जो हमारी बैकएंड एप्लीकेशन है वो एक नेटवर्क एप्लीकेशन है, वो नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं है कि जैसे कोई CLI के अंदर ऐसे रन हो रही हो। वो एक बैकएंड एप्लीकेशन है और वो एक नेटवर्क एप्लीकेशन है जो कि एक रिमोट क्लाइंट से कनेक्ट करके कम्युनिकेशन करेगी। तो हमें नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग जब होगी, तभी हम एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवा पाएंगे, तभी हम अपने क्लाइंट से अच्छे से बात करवा पाएंगे, स्मूथ बात करवा पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि नेटवर्किंग क्या होती है, तो हम अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं करवा पाएंगे। हम इनएफिशिएंट सर्वर्स बनाएंगे, इनएफिशिएंट हम कोड लिखेंगे। तो इसीलिए हमें कंप्यूटर नेटवर्किंग की भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये टॉपिक भी कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। अगर आपने कॉलेज में पढ़ा है तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कई सारे पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आपको कुछ पॉइंट्स नए लगें तो आप उसको पढ़ लेना। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपको एकदम स्क्रैच से पढ़ना है, तब तो आपको सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं यहाँ पे। पहला, आपको नेटवर्किंग की नीड क्यों पड़ी, नेटवर्किंग की हिस्ट्री और इंटरनेट की हिस्ट्री, ये चीज़ पढ़ना है। फिर इसके बाद कुछ नेटवर्किंग के डिवाइसेस होते हैं जिसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अब इसमें से आपको मतलब कुछ डिवाइसेस आपको नहीं दिखेंगे अपने आसपास, आपको मेनली राउटर्स दिखेंगे आपके आसपास, लेकिन आपको रिपीटर्स, हब्स और स्विचेस, इनका क्या यूज़ होता है, कब हम यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ होता था, तो इन सब चीज़ों को आपको सीखना है कि क्या क्या नेटवर्किंग के डिवाइसेस होते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये तो बहुत फेमस टॉपिक है। लैन, मैन, वैन, इतने टाइप के नेटवर्क होते हैं, और भी कुछ टाइप के होते हैं, जैसे कि पैन या फिर बैन, ऐसा कुछ अलग अलग टाइप का नेटवर्क होता है। ये चीज़ आपको केवल इस तरह से नहीं पढ़ लेनी है कि आप बस ऐसे शॉर्ट फॉर्म पढ़ लें और थोड़ा सा ऐसे थियोरेटिकली पढ़ लें। इस तरह से आपको नहीं पढ़ना है, आपको प्रैक्टिकली करके देखना है। आपको प्रैक्टिकली लैन बनाना है। लैन आप प्रैक्टिकली बना सकते हैं, मैन और वैन नहीं बना सकते हैं, ये चीज़ नहीं बना सकते हैं। आप लैन प्रैक्टिकली अपने घर के अंदर बना सकते हैं। आपको प्रैक्टिकली एक राउटर लेना है, या फिर राउटर नहीं है तो फिर एक हॉटस्पॉट का यूज़ करके आप एक लोकल एरिया नेटवर्क बना लीजिए, फिर आप उसको उसके अंदर डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाइए। तो आपको लैन प्रैक्टिकली बनाकर देखना है। और वैन जैसा कुछ बनाया जा सकता है, इसको भी आप चाहें तो आप इसको भी बना सकते हैं प्रैक्टिकली। फिर उसके बाद आपको समझना है कि इंटरनेट कैसे काम करता है, कैसे हमारे घर तक इंटरनेट आता है। अगर हम वायर्ड कनेक्शन लेते हैं तो वाईफाई वाला, या फिर मोबाइल का इंटरनेट कैसे काम करता है, 4G 3G, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे हमारे मोबाइल तक डेटा आता है। और फिर IP एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको आपको एकदम डिटेल में समझना है। 2 तरह के IP एड्रेस होते हैं, IPv4, IPv6। ये 6 वाला मॉडर्न है थोड़ा सा, और 4 वाला पुराना है, लेकिन आपको दोनों चीज़ समझनी है। IP एड्रेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे साइन होते हैं, ये सारी चीज़ें समझनी है। डायनेमिक और स्टैटिक IP एड्रेस, स्टैटिक और डायनेमिक, प्राइवेट और पब्लिक IP एड्रेस, ये चीज़ आपको सीखनी है। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, ये मैंने आपको नाम बता दिया। और जब भी हमें अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना होता है ना, तो हमें ये वाली एप्लीकेशन चाहिए होती है, एप्लीकेशन नहीं, हमें ये वाली IP एड्रेस चाहिए होती है, स्टैटिक और पब्लिक।
लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे डिवाइसेस को हमें डायनेमिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन होती है। जो हमें असाइन होती है वो हमें चाहिए नहीं होती है। हमें एक पब्लिक आईपी एड्रेस और स्टैटिक आईपी एड्रेस चाहिए होती है अगर हम अपना एप्लीकेशन पब्लिक करना चाहते हैं, डिप्लॉय करना चाहते हैं कहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। जब आप ये चीज़ समझ लेंगे ना, तो आप अपने लैपटॉप को एक पब्लिक सर्वर बना सकते हैं, और आपको बनाना है। मेक योर लैपटॉप अ पब्लिक सर्वर। जब तक आप अपने लैपटॉप को पब्लिक सर्वर नहीं बनाएंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि पब्लिकली कैसे डिप्लॉय होती है वेबसाइट। आपको अपने लैपटॉप को ऐसा सेट कर देना है कि आपकी वेबसाइट आपके लैपटॉप पे लाइव हो जाए। आप एक लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन है उसका यूज़ करके आप लाइव सर्वर स्टार्ट कर दीजिए। आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका लाइव सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और आपके लैपटॉप से सीधा वेबसाइट पूरी दुनिया में सर्व होगी। बहुत सारे कोर्सेस में आपको हर जगह आपको ये बात मिलेगी कि जो हमारा लैपटॉप होता है वो भी कंप्यूटर होता है, और जो सर्वर होता है वो भी कंप्यूटर होता है, और हम अपने लैपटॉप को भी एक सर्वर बना सकते हैं, लेकिन कोई बनाता नहीं। आपको बना के देखना है, आपको ये चीज़ प्रैक्टिकली करना है। आप जब ये करने जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और ऐसा किया जा सकता है। बहुत ही मतलब सिंपल है, बहुत ही आसान है, लेकिन आपको कई सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी उसके पहले। फिर उसके बाद DNS क्या होता है, DNS सर्वर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इस चीज़ को सीखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DNS डोमेन नेम और IP एड्रेस कैसे कनेक्ट होते हैं, ये DNS हमें बताता है। तो DNS आपको अच्छे से सीखना है। पोर्ट नंबर सीखना है। नेटवर्किंग के इंटरफेसेस क्या होते हैं, ये चीज़ सीखनी है। और मैक एड्रेस क्या होता है। मैक, ये कोई ऐसा नहीं कि मैक एड्रेस ये एप्पल वाला मैक है। ये हर एक नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर मैक एड्रेस होता है, चाहे विंडोज़ हो, चाहे मैक हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो। किसी भी तरह का अगर डिवाइस है जो कि नेटवर्क से कनेक्ट होता है ना, तो वहाँ पे मैक एड्रेस होगा। इसको आपको समझना है अच्छे से। मीडिया एक्सेस कंट्रोल ऐसा कुछ होता है। फिर फायरवॉल क्या होती है, फायरवॉल कैसे काम करती है, कैसे हम फायरवॉल का यूज़ करके कुछ ट्रैफिक्स को ब्लॉक कर सकते हैं। फिर OSI मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें नेटवर्किंग को अच्छे से समझना है प्रॉपर लेयर बाय लेयर, तो हमें OSI मॉडल सीखना होगा। OSI मॉडल नेटवर्किंग के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर देता है। जैसे हमारा जो एक एप्लीकेशन होती है, वेब एप्लीकेशन, उसको हमने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना। एक डिज़ाइन की टीम अलग काम करती है, फ्रंट एंड अलग काम करता है, बैक एंड अलग काम करता है, अलग अलग हिस्से हैं एप्लीकेशन के। ऐसे ही मोबाइल ऐप अलग काम करती है, मतलब उसकी टीम अलग काम करती है। ऐसे ही वैसा ही मॉडल के अंदर नेटवर्क्स को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे हमें एक नेटवर्किंग के पूरे स्टैक को समझने में काफ़ी आसानी होती है। ये OSI के मॉडल के अंदर 7 लेयर्स के अंदर चीज़ों को डिवाइड किया गया है। ऐसे ही TCP/IP मॉडल है, ये 4 लेयर्स के अंदर चीज़ों को डिवाइड करता है। तो आपको ये दोनों मॉडल समझने हैं। फिर उसके बाद नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़, ये भी एक मतलब कंप्यूटर साइंस का ही टॉपिक है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग का ही टॉपिक है कि कैसे हमारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये चीज़ समझनी है आपको। TCP और UDP प्रोटोकॉल समझनी है। इसी प्रोटोकॉल के ऊपर, इन्हीं 2 प्रोटोकॉल्स के ऊपर दुनिया की सारी प्रोटोकॉल बेस्ड हैं। चाहे वो HTTP प्रोटोकॉल हो, चाहे वो FTP प्रोटोकॉल हो, चाहे वो SMTP प्रोटोकॉल हो जो कि ईमेल के लिए यूज़ होती है, कोई भी प्रोटोकॉल हो, चाहे वो DNS प्रोटोकॉल हो, DNS भी एक प्रोटोकॉल होती है। सारी प्रोटोकॉल्स इसमें या तो TCP पे बेस्ड रहेंगी या तो UDP के ऊपर बेस्ड रहेंगी, और सबसे ज़्यादा TCP के ऊपर बेस्ड रहती हैं। UDP के अंदर, UDP के ऊपर कुछ कम प्रोटोकॉल से बेस्ड होती हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी है, ये प्रोटोकॉल क्या होती है, कैसे काम करती है, इसको समझना है। क्या क्या किस केस में क्या चीज़ यूज़ होता है। फिर एक SSH प्रोटोकॉल होती है, और SSH कमांड लाइन टूल भी होता है, इसको आपको सीखना है। इसका यूज़ करके हम दूसरे कंप्यूटर का टर्मिनल एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि अभी दूसरे रूम में मेरा एक लैपटॉप रखा है, उसको मैं SSH का यूज़ करके एक्सेस कर सकता हूँ। SSH एक कमांड लाइन टूल है और एक प्रोटोकॉल भी है। हम ऐसा SSH करेंगे, उस लैपटॉप का IP एड्रेस डालेंगे और उसका पासवर्ड डालेंगे, बस उसके अंदर हम कनेक्ट हो जाएंगे। उसका पूरा हम फाइल देख सकते हैं, क्या फाइल है क्या फाइल नहीं है, उसको डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये SCP कमांड का यूज़ करके हम फाइल्स को, अपने लैपटॉप की फ़ाइल को वहाँ पर भेज सकते हैं और वहाँ की फ़ाइल को यहाँ पे भेज सकते हैं। ये मैं इसलिए सीखना है क्योंकि जब हम ऑनलाइन सर्वर्स रेंट करते हैं ना, AWS से या गूगल क्लाउड से या एज़्योर से, कहीं से भी अगर हम रेंट करेंगे, तो हमें जो वहाँ पर मशीन रखी रहेगी उसका SSH एक्सेस ही मिलेगा। हमें ऐसा नहीं है कि हमें पूरा ऐसा विंडो जैसा, मॉनिटर जैसा कुछ मिलेगा, हम उसको देख पाएंगे, ऐसा नहीं मिलता है।
हमें SSH केवल टर्मिनल का ही एक्सेस मिलता है SSH का यूज़ करके, इसलिए हमें ये चीज़ सीखनी है। जब आप ये सीख लेंगे तो उसके बाद आप एक AWS के ऊपर आप एक अपना छोटा सा EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके AWS के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, एक सर्वर होता है जहाँ पे आपको कुछ रैम, कुछ मेमोरी, कुछ एक पूरा कंप्यूटर मिल जाता है और आपको उसका एक SSH एक्सेस मिल जाता है, उसके ऊपर कुछ डिप्लॉय करके देखना है ताकि आप पब्लिकली चीज़ों को डिप्लॉय कर सकें। आपको एक हैंड्स ऑन एक नॉलेज हो जाएगा कि कैसे ऑनलाइन चीज़ों को डिप्लॉय करते हैं। ये चीज़ आपको सीख लेना है, पब्लिक कर देना AWS पे डिप्लॉय करके। और एक फ्री टीयर होता है इसका 1 साल के लिए, तो आपको फ्री टीयर के अंदर ही चीज़ों को क्रिएट करके करना है और फिर जब आपका काम खत्म हो जाए तो आपको उसको बंद भी कर देना है, ये EC2 इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय कर देना है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अभी आप ये सारी चीज़ें देखिए, हम अपना जो फाउंडेशन है उसी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अभी हम एप्लीकेशन बिल्डिंग पर गए ही नहीं हैं, अभी हमने REST APIs बनाई ही नहीं है, अभी अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जब आप इस तरह से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, तो आप जो भीड़ है जो सीधा REST APIs बना के सीख के आ जाते हैं, उससे एकदम आप अलग हो जाएंगे, आप एकदम अलग शाइन करेंगे। आप जब ये सारी चीज़ सीख लेंगे ना, तो आपको ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी, आप ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर पाएंगे जिसको आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, ऐसा कुछ क्रिएट किया जा सकता है। आपको प्रोजेक्ट आइडियाज़ की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास इतने प्रोजेक्ट आइडियाज़ होंगे जो कि कम पड़ेंगे। आपके पास, आप समझ लीजिए कि ये चीज़ जब आप सीख लेंगे ना, तो आपके पास एक पेंसिल आ जाएगी, पेंसिल को यूज़ करना आ जाएगा। अब उसका यूज़ करके आप क्या बनाएं, आप कुछ भी बना सकते हैं। आप आर्ट सीख रहे हैं एक तरह से, यहाँ पे आर्ट को लोअर लेवल पर जाके आर्ट के फंडामेंटल सीख रहे हैं। जब आर्ट के फंडामेंटल्स आ जाएंगे तो आपकी इमेजिनेशन बस केवल लिमिट है, आप जो भी इमेजिन करेंगे उस चीज़ को बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पेंसिल चलाना सिखा रहा हूँ। पेंसिल चलाना अगर आप सीख जाएंगे, आप अगर आर्ट के फंडामेंटल सीख जाएंगे, कैसे शैडो क्रिएट करते हैं, कैसे प्रॉपर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। फिर आपकी इमेजिनेशन ही आपकी लिमिट है। तो पे हम पेंसिल चलाना सीख रहे हैं, ठीक है, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अभी तक हमने एप्लीकेशन बिल्ड करना नहीं शुरू किया है, अभी वो आएगा, आने वाला है थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हमें नेटवर्किंग एप्लीकेशंस बनानी है यूजिंग कोर Node.js, बिना किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी के, बिना एक्सप्रेस का यूज़ किए, बिना किसी और लाइब्रेरी का यूज़ किए हमें नेटवर्किंग की एप्लीकेशंस बनानी है। हमें सर्वर्स बनाने हैं, हमें क्लाइंट्स बनाने हैं, UDP का यूज़ करके, UDP का यूज़ करके नहीं, Node.js के अंदर मॉड्यूल है, dgram मॉड्यूल है और नेट मॉड्यूल है। ये यहाँ पे मैंने लिखा है, dgram और नेट मॉड्यूल है। dgram का यूज़ करके हम UDP सर्वर्स बनाते हैं और नेट मॉड्यूल का यूज़ करके हम TCP सर्वर्स बनाते हैं। और केवल सर्वर्स ही नहीं, हम क्लाइंट्स भी बना सकते हैं TCP और UDP के। तो आपको ये चीज़ बनानी है, आपको TCP और UDP के क्लाइंट्स और सर्वर बना के कम्युनिकेट करवाना है, केवल और केवल Node.js का यूज़ करके। फिर इसके बाद सॉकेट कम्युनिकेशन समझना है। TCP और UDP के अंदर सॉकेट्स नाम का चीज़ आपको मिलेगा। तो सॉकेट के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन होता है। सॉकेट एक स्ट्रीम होता है, एक ड्यूप्लेक्स स्ट्रीम, हमने ऊपर पढ़ रखा है उसको ऑलरेडी। तो यहाँ पर वो नॉलेज आपकी प्रैक्टिकली यूज़ होगी। सॉकेट का यूज़ करके कैसे कम्युनिकेशन होता है TCP और UDP के बीच में, सॉकेट होता क्या है, सॉकेट कैसे कनेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। जब आप ये चीज़ समझ लेंगे ना, तब आपको चैट एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको वेब सॉकेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही कुछ बना सकते हैं सीधा TCP का यूज़ करके। आपको socket.io इस सब की ज़रूरत नहीं है, वो सब इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है, इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है वो सारी चीज़ें। तो आपको यहाँ पे ग्राउंड लेवल पर चीज़ें सीखनी है, एकदम लोअर लेवल पर। फिर इसके बाद फाइल्स कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, हम TCP या UDP का यूज़ करके फाइल्स को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। UDP का यूज़ करके आप फाइल्स टेक्निकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो करप्ट भी हो सकती है, हो सकता है आधी सेंड हो सकती है, ना सेंड हो, क्योंकि UDP उतना रिलायबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता। TCP जो होता है वो प्रॉपरली आपकी फ़ाइल को एज इट इज़ ट्रांसफ़र करेगा, मेक श्योर करेगा कि पूरी की पूरी फाइल ट्रांसफ़र हुई है। अगर एक भी बिट वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है तो TCP आपको एरर भी दे देगा, बोलेगा कि ये एरर आ गई है, फाइल नहीं ट्रांसफ़र हो पाई है। UDP भेज देगा, गई तो गई, नहीं गई तो नहीं गई। तो आपको इसका यूज़ करके सीखना है फाइल्स कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर आपको एक HTTP सर्वर बनाना है यूजिंग नेट मॉड्यूल। आपको HTTP मॉड्यूल यूज़ करके नहीं बनाना, आपको नेट मॉड्यूल यानी कि आपको एक TCP सर्वर बनाना है और उसको मेक इट टॉक विद द ब्राउज़र, इसको ब्राउज़र से बातचीत करवानी। आपकी
जो TCP सर्वर रहेगा वो एक HTTP सर्वर की तरह एक्ट करेगा। आपको केवल और केवल नेट मॉड्यूल का यूज़ करके ये चीज़ करवानी है। जब ये चीज़ करेंगे ना तो आप TCP के फंडामेंटल सीखेंगे। उसके अंदर हेडर्स क्या होते हैं, उसके अंदर बॉडी क्या होती है, ये सारी चीज़ें कैसे लिखते हैं उसको, मतलब एकदम टेक्स्ट के फॉर्मेट में आप सीखेंगे बहुत ही लोअर लेवल पर अच्छे से। इसके बाद आपके पास इमेंस लेवल का कंट्रोल रहेगा। आप ब्राउज़र से चाहें वो काम करवा सकते हैं, मतलब बहुत ही मस्त रहेगा। आप ये चीज़ करके देखना, ठीक है। आप नेट मॉड्यूल का यूज़ करके HTTP सर्वर क्रिएट करना, और केवल इसी का यूज़ करके आपको इम्प्लीमेंट करना है डाउनलोड और अपलोड की फंक्शनैलिटी। नेट मॉड्यूल का यूज़ करके आप ब्राउज़र को कोई फाइल कैसे डाउनलोड करवा सकते हैं कि आपके सर्वर पर ब्राउज़र जब रिक्वेस्ट करे तो आपकी फ़ाइल डाउनलोड होने लगे, और अगर ब्राउज़र चाहे तो फाइल को अपलोड भी कर सके। आपको अपलोड और डाउनलोड की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करवानी है केवल और केवल नेट मॉड्यूल का यूज़ करके। आपको और किसी मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जब आप करेंगे ना तो आप कई सारे लोगों को फाइल अपलोड करना बड़ा मुश्किल लगता है, मल्टर और पता नहीं क्या क्या लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। अगर आपको फंडामेंटल पता है तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही इफिशिएंटली, बहुत ही मस्त तरीके से फाइल ट्रांसफ़र हो सकती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ब्राउज़र के अंदर ऐसा कोड लिखा है कि आराम से वो ट्रांसफ़र कर सकता है, और Node.js के अंदर ऐसा कोड है कि हम केवल Node.js का यूज़ करके सीधा फाइल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, अपलोड करवा सकते हैं, डाउनलोड करवा सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, HTTP को डिटेल में समझना है। HTTP जो प्रोटोकॉल है, HTTP के जो रूल्स हैं, रिक्वेस्ट क्या होती है, रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टेटस कोड क्या होता है, जो HTTP के मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं, HTTP के हेडर्स, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हेडर्स क्या मतलब होता है, क्या काम होता है, HTTP को डिटेल में समझना है। HTTP को सबसे ज़्यादा डिटेल में समझना है। TCP के हेडर, UDP के हेडर उतना डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम TCP एप्लीकेशंस नॉर्मली नहीं बनाएंगे, हम HTTP एप्लीकेशन बनाएंगे। तो HTTP प्रोटोकॉल को एज ए प्रोटोकॉल हमें समझना है, उसके रूल्स को। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल, प्रोटोकॉल फॉलो करना है, तो हमें उसके रूल्स को अच्छे से समझना है, ठीक है। जब ये समझ लेंगे तब आप ऐसी ऐसी चीज़ें कर पाएंगे जो कि नॉर्मल बंदा जिसने केवल REST API बनाना सीखा है उसको पता भी नहीं होगा, मतलब वो कभी सोच भी नहीं सकता है। तो आपको ये चीज़ सीखना है। फिर आपको एक CRUD API बनानी है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, केवल और केवल HTTP मॉड्यूल का यूज़ करके। वैसा करेंगे आप तो आप HTTP मॉड्यूल को अच्छे समझेंगे। ये HTTP मॉड्यूल आपका जो HTTP सर्वर बनाना है उसको काफ़ी ईजी कर देता है। और इसके बाद क्या आएगा, ये हमारा सेक्शन कंप्लीट होने वाला है, हम नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे। थोड़ा सा और मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, आपको एक प्रोजेक्ट आइडिया भी दे देता हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे पहुँचेंगे। तो जब आप इतना सीख लेंगे ना तब आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है, आपको एक फाइल सर्वर बनाना है। मतलब आपको ऐसा कुछ बनाना है कि आपकी स्टैटिक फाइल्स सर्व हो सकें। तो स्टैटिक फाइल्स को सर्व करने के लिए आपको HTTP इसका यूज़ करके बना सकते हैं, या फिर आप सीधा नेट मॉड्यूल का यूज़ करके भी फाइल सर्वर बना सकते हैं। इसमें से दोनों में से कोई भी यूज़ करें। आपको ऐसा करना है कि जैसे किसी फोल्डर के अंदर आप CD कर लें, वहाँ पे अपना सर्वर स्टार्ट करें, उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली सर्व होने लगें, और कोई भी अगर आपके उस लोकल होस्ट पर जाए या उस URL पर जाए जिस पर आपका सर्वर रन कर रहा है, तो जिस फोल्डर के अंदर Node.js का सर्वर स्टार्ट किया गया था उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी सर्व होती हुई दिखें। या फिर कोई भी फोल्डर हम सेलेक्ट करके भी आप चाहें तो फिर ये फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि कोई भी फोल्डर जिसको सर्व करना है उसका नाम दे दें हम, उसका पाथ पूरा, और उस फोल्डर की फाइल्स को वो सर्व करने लगे और यूज़र वहाँ से सीधा डाउनलोड कर सके। और अपलोड की भी फंक्शनलिटी आप चाहें तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं वहाँ पे ब्राउज़र के अंदर भी। यहाँ पे ब्राउज़र का भी थोड़ा बहुत कोड लिखना पड़ेगा कि ब्राउज़र के अंदर कैसे HTML रेंडर होगा, कैसे फोल्डर्स का स्ट्रक्चर दिखेगा, वो सारी चीज़ें आपको इंप्लीमेंट करना होगा। थोड़ा सा ब्राउज़र का भी कोड लगेगा। आप बेसिक सिंपल HTML एंकर टैग का यूज़ करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको जब आप ये चीज़ करेंगे ना तब आपको समझ आएगा कि जैसे जब हम लाइव सर्वर हम स्टार्ट करते हैं ना बटन दबा के VS कोड के अंदर, तो कैसे फाइल्स को सर्व कर रहा होता है। तो ये आपका एक प्रोजेक्ट रहेगा, स्टैटिक फाइल सर्वर। आप चाहें तो इसको कहीं डिप्लॉय कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। वो सर्वर आपने खुद लिखा होगा, आपने खुद लॉजिक लिखा होगा कि एक एक फाइल कैसे सर्व होगी स्ट्रीम्स का यूज़ करके। तो यहाँ पर हमारा
अगर आप इतना चीज कर लेंगे ना तो आपका जो फाउंडेशन है, आपका जो नींव है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कोई हिला नहीं सकता है। आपने काफ़ी हाई लेवल तक चीज़ें सीख ली हैं, मतलब हाई लेवल तक नहीं, काफ़ी लो लेवल तक, लो मतलब गहराई में जाके चीज़ें को बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। अब इसके ऊपर जब आप अपना घर बिल्ड करेंगे, यानी कि इसके ऊपर जब आप अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, तब आपकी एप्लीकेशन जो है बहुत ही रोबस्ट रहेगी। बिल्डिंग प्रोडक्शन रेडी रोबस्ट एप्लीकेशंस। अब आपको एक्सप्रेस.js यूज़ करना है। अब यहाँ पे आपको रेस्टफुल CRUD APIs बनाना है यूजिंग एक्सप्रेस.js। यहाँ तक अगर आपने इसके पहले वाली चीज़ें कर ली हैं, तब अब आप एक्सप्रेस जब यूज़ करेंगे तब आप एक्सप्रेस को अप्रिशिएट भी कर पाएंगे। एक्सप्रेस कितना काम करता है आपके लिए आपको समझ आएगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या एक्सप्रेस.js है क्या Node.js है। जब आप कंपनीज में जाकर काम करते हैं, अगर आप Node.js के अंदर बैकएंड बना रहे होते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई फ्रेमवर्क ही यूज़ हो रहा होगा, जैसे कि एक्सप्रेस.js हो सकता है यूज़ हो, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और एक और है Nest.js। Nest.js ये एक फ्रेमवर्क है, ये अभी रिसेंटली पॉपुलर होना शुरू हुआ है, काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क है, लेकिन आज भी ज़्यादातर कंपनीज एक्सप्रेस.js ही यूज़ कर रही होती हैं। तो कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर Node.js तो कंपनी में यूज़ नहीं होता है, कंपनी में तो एक्सप्रेस.js यूज़ होता है, तो क्यों ना हम डायरेक्टली एक्सप्रेस.js सीखें ना, मतलब Node.js सीखने का क्या फ़ायदा है। ये कुछ इस तरह से जैसे कि कंपनीज में तो React.js यूज़ होता है, हम जावास्क्रिप्ट क्यों सीख रहे हैं, हम React.js यह सीखते हैं ना, काम करते हैं, और कुछ लोग सीखते भी हैं, कुछ लोग सीख भी लेते हैं सीधा React.js। तो ऐसा नहीं करना है, आप सीधा ये कुछ इस तरह से कि जैसे 10th और 12th पढ़ के जॉब तो लगती नहीं है, सीधा ग्रेजुएशन के बाद जॉब लगती है, तो सीधा ग्रेजुएशन ही करते हैं ना, 10th और 12th क्यों पढ़ते हैं। कुछ ये बात होगी, तो ऐसा नहीं करना है, आपको पहला जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, Node.js को पढ़ना है, सीखना है, उसके बाद एक्सप्रेस.js या Nest.js, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेम है, सेम है इसीलिए, हाँ, तो Nest.js या एक्सप्रेस.js उसके बाद में सीखना है। हम बात करते हैं इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें सीखनी है। तो Next.js के अंदर Next.js बोल रहा हूँ, एक्सप्रेस.js के अंदर यहाँ पे राउटिंग होता है, अलग अलग APIs के लिए अलग अलग राउट्स होते हैं, राउटिंग सीखनी है, मिडलवेयर सीखना है, REST API के यहाँ पे प्रिंसिपल्स आपको सीखने हैं, आपको REST API के रूल्स क्या होते हैं, गाइडलाइंस होती है, ताकि हम प्रॉपर REST APIs बना सकें, वो आप सीखना है। ये एक्सप्रेस.js से रिलेटेड नहीं है, ये REST API से रिलेटेड है। REST एक तरह से रूल है जिसका यूज़ करके, बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, एक गाइडलाइन है जिसका यूज़ करके हम अगर APIs बनाते हैं तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होती हैं, थोड़ा अच्छी दिखती हैं, यूजेबल होती हैं, रीडेबल होती हैं। तो आपको REST के फंडामेंटल सीखने हैं, कॉर्स सीखना है, कॉर्स क्या होता है, ये भी एक्सप्रेस.js से कोई अटैच्ड नहीं है, ये एक ब्राउज़र रिलेटेड थिंग है, ब्राउज़र में कुछ चीज़ें ब्लॉक होती हैं, क्यों ब्लॉक होती हैं, नॉर्मली API कॉल नहीं कर सकते हैं जब तक हम कॉर्स को अलाउ नहीं करते हैं। तो आपको कॉर्स सीखना है कि कॉर्स क्या होता है, कैसे काम करता है। आप चाहें तो कॉर्स इसके पहले वाले सेक्शन में भी सीख सकते हैं, यहाँ पे भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप कॉर्स सीख लेंगे तो आपको कॉर्स के लिए बहुत सारे लोग पैकेजेस यूज़ करते हैं कॉर्स अलाउ करने के लिए, वो भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एक हेडर ऐड कर देंगे, आपका कॉर्स अलाउ हो जाएगा। फिर उसके बाद मेक REST API, आपको एक REST API बनानी है विथ CRUD फंक्शनलिटी, आपको क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, पूरा का पूरा एक CRUD एप्लीकेशन बनानी है, इतना सीख के। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको डेटाबेस यूज़ करना है फॉर परसिस्टेंट डेटा स्टोरेज। अभी तक जब तक आप डेटाबेस नहीं यूज़ कर रहे थे तब तक आपका डेटा सीधा आपके फाइल में आके स्टोर होगा, आपका जो सर्वर का जो कोड है उसी के साइड में कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे हम, लेकिन बहुत सही जगह नहीं होती है। सर्वर्स हमारे हो सकता है डिस्ट्रॉय हो जाएं या कुछ भी हो जाए, मतलब वो बेटर नहीं है, रीड राइट के लिए भी उतना बेटर नहीं है, और ऑप्टिमाइज नहीं है। अगर ज़्यादा डेटा आता है तो हम उसको वहाँ पे नहीं स्टोर करते हैं, अपने सीधा फाइल के अंदर जहाँ पे बैकएंड का कोड होता है, उसको हम अलग से डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। और डेटाबेस मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक तो SQL और एक NoSQL। अगर आप Node.js सीख रहे हैं तो उसके साथ साथ एक NoSQL डेटाबेस जो कि MongoDB है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, आपको ये चूज़ करना है, इसके फंडामेंटल सीखना है। आप चाहें तो आप MySQL या PostgreSQL, ये SQL डेटाबेसेस होते हैं, आपको उन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेना है, बेसिक डिफरेंस क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से
स्ट्रक्चर अलग होता है दोनों का। लेकिन उसके बाद आप MongoDB चूज़ करें, आपको कई सारे कोर्सेस में MongoDB Node.js के साथ मिलेगा, तो आप MongoDB भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वैसा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, SQL वाला कोई डेटाबेस भी। फिर MongoDB अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो इसके अंदर कलेक्शंस और डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, इस डेटाबेस के ऊपर CRUD ऑपरेशंस आप करना सीखें। आपको अभी कुछ ORM नहीं यूज़ करना है। कुछ लोग डायरेक्टली MongoDB के साथ ORM यूज़ करने लगते हैं, वो काम को थोड़ा ईजी बना देता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे नीचे मेंशन किया है, Mongoose नाम का ORM होता है एक, यहाँ पे ये स्कीमा बेस्ड डेटा मैनेजमेंट करवाता है। इसको अभी नहीं चूज़ करना, अभी हमें पूरा CRUD ऑपरेशन सीख लेना है, क्वेरीइंग सीख लेना है कि डेटा को कैसे क्वेरी करते हैं प्योर MongoDB के अंदर, ठीक है। डेटा को कैसे फेच करते हैं, क्रिएट डेटाबेस मैनेजमेंट, अलग अलग डेटाबेस को, अलग अलग कलेक्शंस को कैसे क्रिएट या ड्रॉप करना है, मतलब क्रिएट या डिलीट करना है, वो चीज़ें आपको सीखनी है। इंडेक्सिंग क्या होती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हम कुछ इंडेक्सिंग इंप्लीमेंट करते हैं। रिलेशनशिप्स, 1 to many, many to 1, ऐसा कुछ रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश करते हैं, वो सीखना है। फिर ये सब आप सीख लेंगे तब आपको ORM सीखना है। ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि जैसे Express.js Node.js के लिए है एक फ्रेमवर्क, जैसे React.js जावास्क्रिप्ट के लिए है एक फ्रेमवर्क, वैसे ही Mongoose इसके लिए, MongoDB के लिए है एक फ्रेमवर्क। नहीं बोलते हैं इसको, हम ORM बोलते हैं। ये स्कीमा बेस्ड हमें डेटा मैनेजमेंट करने में मदद करता है। मतलब हम अपना स्ट्रक्चर डिफाइन कर देंगे और फिर कुछ कुछ फंक्शंस को कॉल करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, थोड़ा ईजी कर देता है। तो उसके इक्विवेलेंट हम बोल सकते हैं कि ये फ्रेमवर्क है, लेकिन ORM बोला जाता है इसको। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक MVC आर्किटेक्चर है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसका यूज़ करके आपको अपना कोड बेस स्ट्रक्चर करना है। ये आर्किटेक्चर बताता है कि कहाँ पर हमें अपना लॉजिक वाला कोड लिखना है, कहाँ पे हमें अपना राउटिंग वाला कोड लिखना है, कहाँ पे हमें ऐसा कोड लिखना है जो कि एक ब्राउज़र पे रेंडर होगा। लेकिन अब जो इसका फुल फॉर्म होता है, ये होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब जो व्यू है ये आज के टाइम पे नॉर्मली जब हम APIs बनाते हैं तो ये नहीं एग्जिस्ट करता है। पहले जब हम सर्वर साइड रेंडरिंग करते थे EJS का यूज़ करके, जब हम पहले सर्वर साइड रेंडरिंग करते थे ना, तब यहाँ पे व्यू नाम का एक पूरा फोल्डर होता था, वहाँ पे हम पूरा EJS का कोड लिखते थे। अब इसको हम नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बस हल्का सा, आपको EJS सीखना नहीं है, बस बना बनाया कोड ChatGPT से बना के आप सीख लेना हल्का सा कि कैसे काम करता है, ताकि आपको MVC आर्किटेक्चर का पूरा एक ओवरव्यू लग जाए, समझ आ जाए। तो मॉडल और कंट्रोलर, आपको मॉडल मतलब डेटाबेस का जो पूरा हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं ना, एक स्कीमा क्रिएट करते हैं, उसको मॉडल फोल्डर में रखते हैं। कंट्रोलर जहाँ पे हमारा पूरा लॉजिक होता है, तो वो अलग अलग फोल्डर्स में स्ट्रक्चर करेंगे। व्यू नाम का कुछ भी नहीं होता है, तो वहाँ पे हम अपना API रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको सीखना है। MVC आर्किटेक्चर को यूज़ करके हम मेनली कोड ऑप्टिमाइज करते हैं। कोड ऑप्टिमाइज नहीं, कोड को थोड़ा रीडेबल और बेटर स्केलेबल बनाते हैं कि हम अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करें तो ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली आराम से हमारी नई APIs ऐड हो जाएं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं ये। तो ये चीज़ आपको सीखना है। फिर इसके बाद आपको सेशन मैनेजमेंट सीखना है, मतलब जैसे कि साइन अप, लॉगिन, कैसे यूज़र आएगा, कैसे आप उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, कैसे आप उसको ऑथराइज़ करेंगे। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये ऑथराइजेशन का मतलब होता है, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है पहले तो उसको लॉगिन करने दो आप, वो आपके सिस्टम में आ गया। ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि अगर जैसे कि आप यूट्यूब पर ही वीडियो देख रहे हैं तो आप केवल देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बस इतनी परमिशंस हैं आपके पास। आप इस वीडियो का टाइटल नहीं चेंज कर सकते हैं, ये केवल मैं चेंज कर सकता हूँ जो इस चैनल का ओनर है। तो आप उसको ऑथराइज़ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कैसे आप पता करेंगे कि ये व्यूअर है, ये ओनर नहीं है, तो वो ऑथराइजेशन के कैटेगरी में आता है। अलग अलग परमिशंस यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करते हैं ऑथराइजेशन के अंदर। JWT टोकन्स आपको सीखना है, ये जेसन वेब टोकन ऐसा कुछ करके होता है, जिसका यूज़ करके हम ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करते हैं, ऑथराइजेशन करते हैं। कुकीज़, HTTP ओनली कुकीज़ ऐसा कुछ करके होता है, कुकीज़ का यूज़ करके हमें ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन करना होता है। बहुत सारे लोग JWT टोकन्स को वहाँ पर स्टोर कर देते हैं लोकल स्टोरेज में, जो कि बहुत ही बैड प्रैक्टिस है, वो लीक हो सकता है हमारा। लोकल स्टोरेज का एक्सेस सीधा जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है। अगर कोई आपके वेबसाइट पर अटैक करेगा तो वो उसको पूरा टोकन का एक्सेस हो जाएगा, तो वो नहीं करना है हमें। कुकीज़ का यूज़ करके ये ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। फिर सोशल मीडिया लॉगिन विथ गूगल, लॉगिन विथ गिटहब, ऐसा कुछ आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सेशन मैनेजमेंट हो जाएगा।
इसके बाद आपके ऐप में सिक्योरिटी थोड़ी सी इंप्लीमेंट करनी है, आपके ऐप को सिक्योर करना है। कुछ कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, अगर आप ऐसे ही बना के सीधा डिप्लॉय कर देंगे तो हो सकता है कि आपके एप्लीकेशन पर अटैक हो जाए। कुछ कुछ अटैक्स होते हैं, कुछ कुछ थ्रेट्स होते हैं, जैसे कि XSS, ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता है, ये CSRF, ये क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी होता है, इसको भी आपको देखना है। SQL इंजेक्शन, ये आपको देखना है। आप सोच रहे हो आपने तो NoSQL डेटाबेस यूज़ किया, आपके इसमें SQL इंजेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। आपको ये भी समझना है कैसे हो सकता है। रेट लिमिटिंग और थ्रॉटलिंग इंप्लीमेंट करनी है आपके APIs के ऊपर, आपके एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि अगर आप रेट लिमिटिंग नहीं इंप्लीमेंट करेंगे तो अगर कोई लूप लगा के आपके API को कॉल कर देगा तो आपका तो सर्वर बैठ जाएगा, है ना, दिक्कत हो जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर लोड आ जाता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। रेट लिमिटिंग और थ्रॉटलिंग से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। और जो कुछ सेंसिटिव डेटा है, सेंसिटिव कॉन्फ़िगरेशन है, उसको हमें अपने कोड के अंदर नहीं लिखना होता, उसको हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर लिखना होता है। ये आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को OS सेक्शन में अच्छे समझा होगा कि क्या होते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो जो सेंसिटिव कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे कि कोई API की अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर रखना होता है। डेटाबेस का कुछ होता है, कुछ की होता है, कुछ सिक्योर की होती है, तो उसको भी हमें यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर रखना होता है, डायरेक्टली कोड के अंदर नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ आपको, ये सारी सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है ताकि एप्लीकेशन आपकी सिक्योर हो पाए। अब टाइम आता है कि हम इसको डिप्लॉय करें। अब डिप्लॉय करने के लिए आपको, अगर डिप्लॉय करना है तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन कैसी है। आप सर्वरलेस यूज़ कर सकते हैं, आप सर्वर फुल यूज़ कर सकते हैं। मतलब EC2 तो एक सर्वर होता है प्रॉपर। आपकी सर्विस अगर सर्वरलेस मतलब उसको, मतलब सर्वरलेस एक आर्किटेक्चर होता है, एक तरह से डिप्लॉयमेंट की टेक्निक होती है जहाँ पर हमारा सर्वर पूरे टाइम रन नहीं कर रहा होता है। तो अगर आपकी ज़्यादातर एप्लीकेशंस वो सर्वरलेस यूज़ कर सकती हैं, वहाँ पे बिल हमारा कम आता है। तो नॉर्मली तो मैं शुरू में आपको इम्प्लीमेंट नहीं, सजेस्ट करूँगा कि आप पहले तो सर्वर पर इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, डिप्लॉय करें, ठीक है। सर्वर पर आप डिप्लॉय करें, आप सर्वर पर रन करके देखें। आपके पास फ्री टियर रहता है EC2 का 1 साल के लिए, तो उतने टाइम के लिए आप रन होने दें इसको फ्री में। और सर्वरलेस और सर्वर वाला, इसका ड्रॉबैक आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप यहाँ पे सर्वरलेस इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये क्या चीज़ होता है। तो ये आप AWS के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप AWS के ऊपर डिप्लॉय करेंगे तो सीधा आप node-app.js इस तरह से नहीं रन करते हैं। आप पहले तो सर्वर के ऊपर आप Node.js इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, तो सर्वर को ऐसा बनाएंगे कि Node.js की एप्लीकेशन रन कर सके। आप कंटेनराइजेशन कर सकते हैं, आप डॉकर का यूज़ करके अपने एप्लीकेशन को कंटेनराइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कई बार मतलब हमारे सिस्टम में रन हो रहा होता है लेकिन सर्वर पर नहीं रन हो रहा होता है, तो डॉकर उस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक फिक्स कर देता है, सॉल्व कर देता है। तो आप कंटेनराइज करके आप PM2 का यूज़ करके आप Node.js एप्लीकेशन को रन करते हैं। PM2 एक तरह से लाइब्रेरी है या प्रोसेस मैनेज करने के लिए एक टूल है, जो कि हमारे एप्लीकेशन को अगर बंद हो जाती है तो दोबारा से रिस्टार्ट कर देता है, और भी काफ़ी चीज़ें करता है। मल्टीपल Node.js की एप्लीकेशन को एक साथ रन कर सकते हैं, Node-app1.js, Node-app2.js, इस तरह से हम मल्टीपल एप्लीकेशन को एक बार में ही रन कर सकते हैं। तो ये PM2 का यूज़ करके आपको ये चीज़ रन करना है। फिर आप CI/CD पाइपलाइन सेटअप कर सकते हैं ताकि आपको बार बार कोड वहाँ पे जाके डिप्लॉय ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली जैसे आप GitHub पे पुश करें आपका ये डिप्लॉय हो जाए। तो एक पाइपलाइन भी, CI/CD भी सीख सकते हैं यहाँ पे। तो इतना अगर आप कर देंगे तो आप एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बना लेंगे और आपकी एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे से काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इतना सीखकर आप जॉब भी पा सकते हैं, और जॉब मार्केट के अंदर आप एकदम अलग स्टैंड आउट करेंगे, क्योंकि आपका जो फंडामेंटल है, आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी जो कि नॉर्मल ऐसे आप प्रोजेक्ट आइडियाज़ आपके अंदर आएंगे जो कि नॉर्मल डेवलपर्स सोच भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ कर लेना। और जो और कोर्सेस होते हैं, दूसरे कोर्सेस, वो बस केवल ये घर बनाना सिखा देते हैं, बिल्डिंग प्रोडक्शन रेडी रोबस्ट ऐप्स, मतलब एक प्रोडक्शन रेडी ऐप्स बनाना सिखा देते हैं।
सीधा एक्सप्रेस का यूज़ करके, मतलब नॉर्मल कोर्सेज के अंदर या फिर जहाँ पे भी रोड मैप्स जो भी होते हैं वहाँ पर बस इतना पढ़ा दिया जाता है कि आप कैसे एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करके रेस्ट पेज बना सकते हैं, बस इतना ही पढ़ाया जाता है। लेकिन बैकएंड इतना ही नहीं है, इसके बाद अगर आप चाहें तो जॉब पा सकते हैं, उतने के लिए आप फिर जॉब रेडी हैं। लेकिन अगर आप और भी एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं और भी मास्टर बनना चाहते हैं बैकएंड के, तो फिर इस सेक्शन पे आते हैं हम। ये हमारा लास्ट सेक्शन है, ये एकदम एडवांस वाला सेक्शन है। यहाँ पर हम एकदम नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे, एकदम एडवांस लेवल। ये नॉर्मली जो जूनियर डेवलपर्स होते हैं उनको ये सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको इसके बिना भी जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सीनियर लेवल पर जाना चाहते हैं, एकदम नेक्स्ट लेवल चीज़ करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ सीखना है। क्या चीज़? Node.js की इंटरनल वर्किंग्स। Node.js इंटरनली कैसे काम करता है, कैसे उसका V8 इंजन है, कैसे वो C++ के अंदर लिखा गया है, कैसे Node.js और C++ इंटरैक्ट करते हैं, ये चीज़ सीखना है। Node.js के अंदर एक libUB करके चीज़ होता है, एक जो हमारे ऑपरेशंस को एसिंक ऑपरेशन को, एसिंक नहीं, जो हमारे IO ऑपरेशन को एसिंक्रोनसली प्रोसेस करता है, तो libUB को भी सीखना है। ये भी एक C++ की लाइब्रेरी है। थ्रेड पूल क्या होता है? libUB के अंदर एक थ्रेड पूल करके कुछ होता है, वो चीज़ सीखना है। इवेंट लूप सीखना है। आप सोच रहे होंगे कि आपने अगर जावास्क्रिप्ट सीखा है तो आपको जावास्क्रिप्ट का इवेंट लूप पता है ऑलरेडी, लेकिन Node.js का जो इवेंट लूप है वो ब्राउज़र वाली जावास्क्रिप्ट के इवेंट लूप से एकदम अलग है, काफ़ी अलग है। तो इसको अलग से आपको सीखना है। Node.js का इवेंट लूप अलग वे में काम करता है, अलग तरह से काम करता है, तो इसका इवेंट लूप आपको सीखना है। गार्बेज कलेक्शन कैसे होता है, कैसे कोई वेरिएबल को ऑटोमेटिकली V8 गार्बेज कलेक्ट कर लेता है, डिलीट कर देता है जब यूज़ में नहीं रहते। तो ये हो गया इंटरनली, जो Node.js का इंटरनल है ना, वो सीखना है आपको। ये सीखने के बाद आप Node.js से और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अब इसके बाद आपको सीखना है चाइल्ड प्रोसेसेस। हमारा जो Node.js का एक प्रोसेस रन हो रहा होता है, Node.js की एप्लीकेशन को हम नॉर्मली Node.js का प्रोसेस बोलते हैं। तो Node.js का जो प्रोसेस है वो अलग अलग प्रोसेसेस को स्टार्ट कर सकता है। वो Node.js का भी प्रोसेस हो सकता है, वो किसी दूसरी लैंग्वेज का भी प्रोसेस हो सकता है, कोई दूसरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो सकती है। तो हम Node.js का यूज़ करके अलग अलग प्रोसेसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और इसका यूज़ करके हम मतलब दूसरा काम करवा सकते हैं। कोई मतलब मान लो CPU इंटेंसिव टास्क है तो हम चाइल्ड प्रोसेस को दे सकते हैं, वो काम करेगा। या यहाँ पे मैंने लिखा है कोई चाइल्ड प्रोसेस को हम CPU इंटेंसिव टास्क दे सकते हैं, ताकि हमारा जो मेन प्रोसेस है वो फ्री रहे, वो रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए फ्री रहे। इसके अंदर 2 मेथड्स होते हैं। चाइल्ड प्रोसेस नाम का एक मॉड्यूल होता है Node.js के अंदर, चाइल्ड प्रोसेस। उसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि exec और spawn मेथड्स। आपको इन मेथड्स को सीखना है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ सीखना है। इसके बाद आपको देखना है क्लस्टरिंग। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमारे Node.js एप्लीकेशन की मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती हैं, और जब मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएंगी तो वो अलग अलग रिक्वेस्ट को, मतलब मान लीजिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है ना, तो अलग अलग कॉपीज़ पे हमारी रिक्वेस्ट जाएगी। तो ये चीज़ क्लस्टर मॉड्यूल नाम करके होता है ना, ये चीज़ आप सीख सकते हैं। इससे हमारी जो एप्लीकेशन है ना वो नेक्स्ट लेवल पे स्केल होगी। कितने सारे यूज़र्स आ जाएं फ़र्क नहीं पड़ता है, हम उसको बहुत नेक्स्ट लेवल पे स्केल कर सकते हैं क्लस्टर मॉड्यूल का यूज़ करके। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है लोड बैलेंसिंग का और रिवर्स प्रॉक्सी का। तो आपको लोड बैलेंसिंग सीखना है, कैसे करते हैं। रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है? Nginx एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रिवर्स प्रॉक्सी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप सीख रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप Node.js का यूज़ करके ही एक रिवर्स प्रॉक्सी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तो Nginx बहुत ही अच्छा है। आपको Nginx सीखना है। रिवर्स प्रॉक्सी लोड बैलेंसिंग क्या होता है? हमारे अलग अलग सर्वर्स अलग अलग मशीन्स पर रन कर सकते हैं, उसको हम एक कॉमन लोड बैलेंसर का यूज़ करके एक बना सकते हैं, मतलब कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो अलग अलग ट्रैफिक पे हम, मतलब अलग अलग सर्वर्स पर हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसका लोड जो है वो बैलेंस कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम लोड बैलेंसर होता है। तो लोड बैलेंसिंग आपको सीखना है, ठीक है। और क्लस्टरिंग और लोड बैलेंसिंग को अगर हम कंबाइन कर देंगे ना, तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर हमारी एप्लीकेशन स्केल हो सकती है। तो इसको हम कंबाइन करके और भी ज़्यादा लेवल पर हम स्केल कर सकते हैं।
फिर हमें कंप्रेशन सीखना होगा कि कंप्रेशन क्या होता है। नॉर्मली जब हम फाइल सेंड कर रहे होते हैं तो हम ऐसे सेंड कर देते हैं, लेकिन ब्राउज़र जो होता है ना, उसके अंदर कंप्रेशन एल्गोरिदम होते हैं। अगर हम उसको कंप्रेस करके फाइल सेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अनकंप्रेस कर लेगा। और कंप्रेस करने से क्या होता है, अगर हमारी फाइल मान लो 100 KB की है तो कंप्रेस करके वो 10 KB की या 20 KB की हो जाएगी, हाफ से भी कम हो जाती है उसकी साइज़। तो आपको कंप्रेस करके जब आप फाइल को सेंड करते हैं तो काफ़ी फास्ट सेंड होती है फाइल, काफ़ी मतलब कम डेटा लगता है, कम नेटवर्क बैंडविड्थ लगती है। आपको कंप्रेशन सीखना है। कंप्रेशन के अलग अलग एल्गोरिदम, ब्रॉटली, gzip, डीफ्लेट, ये सारे ब्राउज़र के अंदर ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेड होते हैं। हमें बस सर्वर से कंप्रेस करके डेटा भेजना है, ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उसको अनकंप्रेस करके समझ लेगा। हमें बस एक एक्स्ट्रा हेडर भेज देना होता है कि हाँ ये कंप्रेशन हमने यूज़ किया, ब्राउज़र वही वाला मेथड यूज़ करके डीकंप्रेस कर लेगा, अनकंप्रेस कर लेगा उस फाइल को। एक zlib नाम का एक मॉड्यूल होता है नोड.js के अंदर, इसका यूज़ करके हम कंप्रेशन करते हैं। और फिर हमें ये भी देखना होता है कि बहुत ज़्यादा कंप्रेस तो नहीं कर रहे हैं। कई बार कंप्रेशन में, क्योंकि हमारे CPU की पावर लगती है, CPU इंटेंसिव टास्क होता है कंप्रेशन, तो उसमें बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। कंप्रेशन में CPU पावर ज़्यादा लग रही है, अगर कई बार ऐसा हो सकता है कि आप फालतू में कंप्रेस किए जा रहे हैं, वो उतना कंप्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं, तो उसको भी आपको देखना, बैलेंस आउट करना, ठीक है, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के बीच में। और फिर इसके बाद आप Node.js के अंदर मल्टी थ्रेडिंग सीख सकते हैं। Node.js के अंदर हम ट्रू मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं यूजिंग वर्कर थ्रेड्स मॉड्यूल। वर्कर थ्रेड नाम का एक मॉड्यूल होता है, इसका यूज़ करके हम Node.js के अंदर मल्टीपल थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं और अलग अलग थ्रेड को अलग अलग काम दे सकते हैं। इससे हमारी जो Node.js ऐप है उसकी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लोर करना है, ये चीज़ आपको सीखना है। और मल्टी थ्रेडिंग काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट होता है। ये आप तभी ट्राई करना है जब आपको ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस हो, आपने 1-2 साल के लिए आपने काम किया हो, कम से कम जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने काम किया हो, तभी आप इसको सीखना, नहीं तो आपके सर के ऊपर से जाने लगेगा। काफ़ी मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए सीनियर डेवलपर आपको ये ज़रूर सीखना है, ठीक है। तो ये मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करना है, ठीक है। आपको डेडलॉक्स को हैंडल करना आना चाहिए, डेडलॉक्स क्या होते हैं ये आपको सीखना है। फिर शेयर्ड मेमोरी, मल्टीपल थ्रेड्स जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम शेयर्ड मेमोरी यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा थ्रेड्स के बीच में कम्युनिकेशन है वो काफ़ी फास्ट हो। तो ये चीज़ आपको सीखना है। जब आप मल्टी थ्रेडिंग सीख लेंगे ना तो आपके पास और भी ज़्यादा पावर होगी, आप और भी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बना पाएंगे, परफॉर्मेंट एप्लीकेशंस। फिर इसके बाद अगर आप अपनी एप्लीकेशन को और भी ज़्यादा सिक्योर बनाना चाहते हैं तो आप ये समझिए कि इनक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी ये कैसे काम करता है। अलग अलग हैशिंग एल्गोरिदम होते हैं जैसे कि MD5, SHA 256, और आपको हैशिंग सीखना है, हैशिंग आखिर होती है क्या है, ये सारी चीज़ें सीखनी है। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन ये क्या होता है। Node.js के अंदर एक मॉड्यूल होता है क्रिप्टो नाम का, उसका यूज़ करके हम ये सारा कुछ काम कर सकते हैं, हम हैशिंग, इनक्रिप्शन ये सारा कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको सीखना है। कीज़ क्या होती हैं, पब्लिक प्राइवेट कीज़ ऐसा करके कुछ होता है, कीज़ को कैसे जनरेट करते हैं। HTTPS क्या होता है, HTTPS का मतलब कैसे क्रिएट करना है। अभी तक आप अगर मतलब आप अपना सर्वर डिप्लॉय करेंगे ना तो आप कुछ सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रख देंगे, फिर आपका ऑटोमेटिक HTTPS सर्वर बन जाएगा। लेकिन आपको खुद का HTTPS सर्वर बनाना है, आपको सर्टिफिकेट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, आपको ये चीज़ सीखना है। और HTTPS सर्वर आपका खुद का कोड के अंदर लिख के बनाना है। आप ये सारी चीज़ें जब कर लेंगे तो आपकी जो सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। आप क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स वो समझ पाएंगे, कैसे HTTPS के अंदर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो चीज़ समझ पाएंगे। और भी मतलब सिक्योरिटी इन जनरल आपकी एप्लीकेशन की बढ़ जाएगी। अब फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वेब सॉकेट्स का यूज़ करके कैसे हम रियल टाइम में चैट एप्लीकेशन जैसा कुछ बना सकते हैं। रियल टाइम में अगर मैसेज भेजें तो वो कैसे तुरंत पहुंच सकता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीख सकते हैं। वेब सॉकेट एक प्रोटोकॉल होता है जैसे HTTP प्रोटोकॉल है, वो भी TCP के ऊपर बना, ये भी TCP के ऊपर बना, वेब सॉकेट भी। तो इसको आपको सीखना है। एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल होता है नॉर्मली वेब सॉकेट सर्वर बनाने का, Node.js के अंदर
अभी कोई वैसा नहीं है, कोई इनबिल्ट मॉड्यूल नहीं है। एक हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा npm install WebSocket, शॉर्ट फॉर्म में उसका WS नाम है। उसको आप इंस्टॉल करके आप एक WebSocket का एक एप्लीकेशन बना सकते हैं और एक चैट एप्लीकेशन जैसा कुछ कर सकते हैं। और एक वेब हुक करके भी होता है एक चीज़, आपको ये भी सीखना है कि जैसे जब हम पेमेंट करते हैं ना कहीं भी, तो पेमेंट करने के बाद कैसे जो हमारा पेमेंट गेटवे है वो हमारी वेबसाइट को बताता है कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। ये सारा कुछ वेब हुक्स का यूज़ करके होता है। तो आपको वेब हुक्स भी सीखना है। ये WebSocket से अलग चीज़ होता है, ये HTTP के ऊपर ही बना होता है। तो ये चीज़ भी आपको समझना है क्या होता है। अगर आप ये सारा पढ़कर खुद से कुछ प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, जैसे कि सेक्शन 1 के लिए हमें क्या बनाना है, एक फाइल सर्वर, स्टैटिक फाइल सर्वर बनाना है। सेक्शन 2 के लिए मैं बताना भूल गया, मैं अभी बता देता हूँ आपको। सेक्शन 2 के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हाँ 2 आइडियाज़ हैं, कोई यूनिक आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को खुद से बनाएंगे तो आप समझ लीजिए कि एकदम नेक्स्ट लेवल के हो जाएंगे, मतलब नेक्स्ट लेवल के। तो एक सोशल मीडिया ऐप बना सकते हैं। सोशल मीडिया ऐप आपको खुद से बनानी है, ठीक है। सोशल मीडिया ऐप आपको या तो ये बना सकते हैं या फिर आप एक ई-कॉमर्स ऐप बना सकते हैं। इतना नॉलेज होने के बाद आप ये दोनों ऐप्स बना सकते हैं और ये दोनों बहुत ही बड़ी लेवल पे बन सकती हैं। मतलब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने को मिलेंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपको पेमेंट सब कुछ, पेमेंट इंटीग्रेशन सब कुछ करके आपको एक ई-कॉमर्स ऐप बनाना है, या फिर आप सोशल मीडिया ऐप बना सकते हैं। और सोशल मीडिया ऐप अगर आप बनाते हैं तो आप उसके अंदर केवल पोस्ट और लाइक की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करिए, आप चैट की फंक्शनलिटी उसमें से स्किप कर सकते हैं। तो ये दोनों ऐप अगर आप खुद से बनाते हैं, आप वीडियो देख के नहीं, आप बस थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं चैट जीपीटी से ऑनलाइन की किस तरह से किया जाता है चीज़ें। आप खुद से अगर ये चीज़ बना लेते हैं और फिर यहाँ पर एडवांस सीखने के बाद आप एक कुछ नेक्स्ट लेवल का बना सकते हैं, जैसे कि एक LMS प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, LMS, या फिर आप एक YouTube जैसा कुछ बना सकते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। ये YouTube जैसा ही या फिर Netflix जैसा ही आप कुछ बना सकते हैं। इसमें हर एक चीज़ आप खुद से करेंगे, वीडियो को अपलोड करना, वीडियो को बैकएंड में स्टोर करना, वीडियो की अलग अलग क्वालिटी में ट्रांसकोड करना उसको, फिर उसको सिक्योरली उसको सर्व करना ब्राउज़र तक, ये सारा काम आप खुद से करेंगे। LMS थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स भी रहेंगे, स्टूडेंट का अलग अलग डेटा, अलग अलग कोर्सेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, असाइनमेंट्स की फंक्शनलिटी आप ऐड कर सकते हैं, आप नॉर्मल वीडियो लेक्चर्स देखने की तो कर ही सकते हैं, यहाँ पे पेमेंट इंटीग्रेशन भी करना होगा क्योंकि कोर्स परचेज कर सकें। ये सारा कुछ अगर आप करके अपना रिज्यूमे बनाते हैं और उसमें मेंशन करते हैं कि आपने ये खुद से पूरा लिखा है, कोड लिखा है, तो फिर आपका रिज्यूमे जो है वो एकदम अनबीटेबल रहेगा। इसमें इतनी लर्निंग होगी आपकी, इतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, आप नेक्स्ट लेवल के बैकएंड डेवलपर बन जाएंगे। अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हैं ना, तो आपका रिज्यूमे एकदम क्राउड से अलग होगा, एकदम शाइन करेगा। और इस पूरे रोड मैप को फॉलो करने में मेरे अकॉर्डिंग आपको कम से कम 1 साल का समय लगेगा। तो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत सेट कर लेना कि आप इसको 3-4 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। आप जब लंबे टाइम के लिए आपको पहले से पता होगा ना, तब आप अच्छे से सीखेंगे। आप कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। और एक्चुअल में अगर असली इंजीनियर बनना है ना, तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। केवल API बना लेने से कोई इंजीनियर नहीं बन जाता। आपको एज ए इंजीनियर, एज ए इंजीनियर एक फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग रखनी है। आपको सोचना है कि कैसे काम करती हैं चीज़ें, कैसे हो रही हैं, आपको उसकी गहराई में जाके देखना है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इतना लंबा चीज़ ये हमें कैसे याद रहेगा, कैसे हम इसको फॉलो करेंगे, तो अगर आपने कॉपी पेन में नोट कर लिया हो, जैसे मैंने ये वीडियो में बोला है, तो बहुत अच्छी बात है। आपका नोट्स रहेगा वहाँ पे, पूरा आपको पता रहेगा, आपको याद रहेगा क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपको और भी अच्छे से चीज़ें याद होती हैं। लेकिन अगर आपने नहीं लिखा है तो मैं आपको एक चीज़ प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पे मैंने इस पूरे के पूरे सिलेबस को और भी ज़्यादा डिटेल में ब्रेक डाउन करके इस वेबसाइट पर मैंने रख दिया है,
procoder.com/node.js। यहाँ पे पूरा सेक्शन, मतलब हर एक जो यहाँ पे टॉपिक था ना, ये जैसे बेसिक्स ऑफ टर्मिनल, तो यहाँ पे बेसिक्स ऑफ टर्मिनल, फिर बेसिक्स ऑफ ओएस, तो वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे और भी ज़्यादा डिटेल में टॉपिक्स हैं। यहाँ पे और भी एक टॉपिक यहाँ पे मेंशन्ड है कि और डिटेल में कैसे सीख सकते हैं। तो आपको ये पूरा का पूरा करिकुलम जो है, कैसे किस ऑर्डर में क्या चीज़ फॉलो करनी है, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको बस इस वेबसाइट के ऊपर चले जाना है, आपको ये पूरा मिल जाएगा। अब आप ये चीज़ चाहें तो जैसे कि ये वाला जो रेस्ट एपीआई वाला सेक्शन है ना, ये ज़्यादातर हर एक कोर्स में इतना वाला जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, हर एक कोर्स में इतना सेक्शन पढ़ाया जाता है। तो आप चाहें तो मतलब अलग अलग कोर्सेज से आप सीख सकते हैं। इसमें से फंडामेंटल्स, जैसे कि नेटवर्किंग और फंडामेंटल्स ऑफ ओएस, कई सारे लोगों की प्लेलिस्ट होती है ओएस के फंडामेंटल्स, कुछ लोगों की नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट होती है, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। आप मतलब आपको अलग अलग जगहों से आपके टर्मिनल के बेसिक्स आपको सीखने पड़ेंगे, तो अलग अलग जगहों से आपको सीखने पड़ेंगे ये सारी चीज़ें। कोई भी एक कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये हैं अवेलेबल चीज़ें, इंटरनेट पर हैं, बस सारी चीज़ें अलग अलग हैं और उतना गहराई में नहीं है चीज़ें, बहुत ऊपर ऊपर से प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाते हैं लोग, पढ़ा देते हैं ऐसे ही। और फिर मतलब इसके बाद फिर एडवांस चीज़ें, ये भी आपको मतलब बहुत ही मुश्किल से कहीं कहीं मिलेंगी। ठीक है, ये एडवांस चीज़ें मतलब स्कैटर्ड हैं, इंटरनेट पर हैं ऑनलाइन, आप ढूंढ के चाहें तो पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। आप चाहें तो डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हैं, ChatGPT से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें इकट्ठा पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक कंप्लीट बैकएंड कोर्स है Node.js के ऊपर। ये अभी ऑनगोइंग कोर्स है और 72 आवर्स का कोर्स ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आप इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। कैसे आपको इनरोल करना है, आप procoder.com पे सीधा चले जाइए, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ये 1000 रुपीज़ का भी ये कोर्स है और फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कोर्स अभी ऑनगोइंग है, इसीलिए मैंने इसका प्राइस कम रखा है। इसका प्राइस डेफिनेटली फ्यूचर में इंक्रीज़ हो जाएगा, तो अभी आप चाहें इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। और ये 999 कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें इस कोर्स के अंदर जितने डिटेल में पढ़ाई जाएंगी उसके अकॉर्डिंग 999 मतलब कुछ भी नहीं, बहुत ही कम प्राइस है इसका। और इसके अंदर अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आप procoder.com/international इस URL पर चले जाना। आप यहाँ से जब पेमेंट करेंगे ना, तो एक डिफरेंट पेमेंट गेटवे खुलेगा जहाँ पर आपका इंटरनेशनल कार्ड एक्सेप्टेड रहेगा। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो इंडियन पेमेंट गेटवे खुलेगा, तो उस तरह से आप इनरोल कर सकते हैं। और इससे पहले कि आप इनरोल करें, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देता हूँ। वो ये है कि इस कोर्स के कुछ सेक्शंस को मैं YouTube पर फ्री करने वाला हूँ। ये वीडियो जाएगा, फिर उसके बाद इस कोर्स के शुरुआत के कुछ सेक्शंस को मैं YouTube पर फ्री कर दूंगा। और मैंने इन सेक्शंस को फ्री करने का इसलिए सोचा क्योंकि इस सेक्शन में मैंने ऐसी सी चीज़ पढ़ाई है, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई हैं जो कि इंटरनेट पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। बहुत ही गहराई के लेवल पर मैंने चीज़ों को पढ़ाया है। तो शुरुआत के कुछ सेक्शंस मैं फ्री करूँगा, कितना करूँगा वो आपको पता चल जाएगा, धीरे धीरे इससे वीडियोस अपलोड होंगी, लेकिन कुछ सेक्शंस फ्री हो जाएंगी। और इससे आप देख भी पाएंगे कि मैं किस तरह से बैकएंड पढ़ा रहा हूँ, कैसे मैं Node.js पढ़ा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं आपको इनरोल करना है कि नहीं। तो अभी ये जो हमारा कोर्स है ये 72 आवर्स का हो चुका है, 72 आवर्स एंड 33 मिनट्स। और अभी हमने सेक्शन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया। 9 सेक्शन हमारा नेटवर्किंग वाला सेक्शन है, ये सबसे बड़ा सेक्शन है। और सेक्शन नंबर 10 अभी चल रहा है, यहाँ पे कोर नेटवर्किंग विथ Node.js, ऐसा कुछ ये वाला हम अभी कर रहे हैं। और इस कोर्स को कंप्लीट होने में अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा, कम से कम मतलब 3-4 महीना और भी लगेगा इसको कंप्लीट होने में। और आप इस कोर्स में तभी इनरोल करना जब आप लॉन्ग टर्म में कमिट करने के लिए रेडी हों, क्योंकि ये छोटा मोटा कोर्स नहीं है। ये ऐसा कोर्स है जैसा कि आपका कॉलेज चलता है ना, कॉलेज के अंदर जो जो चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए, कॉलेज के अंदर क्या ही पढ़ाया जाता है, लेकिन जो जो चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पे मैंने पढ़ा है प्रैक्टिकली, हर एक चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाया। एक चीज़, बहुत मस्त चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्किंग सेक्शन के अंदर ये लैन, क्रिएटिंग आवर ओन लैन, ये लोड हो गया। इसके अंदर मैं प्रैक्टिकली राउटर्स का यूज़ करके कैसे लैन क्रिएट करते हैं ना, ये चीज़ सिखाया है मैंने। और यहाँ पर एक बच्चे ने कमेंट भी किया है, आप पढ़ सकते हैं।
और ये है कमेंट, आप पढ़ सकते हैं क्या कमेंट है। और ये वाला मुझे नहीं दिखाना था, मुझे दूसरा दिखाना था। यहाँ पे वैन, यहाँ पे मैं राउटर लेके बैठा हूँ, ये दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली। और यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है ना, टर्निंग आवर लैपटॉप इनटू अ पब्लिक सर्वर। अपने लैपटॉप को पब्लिक सर्वर में कैसे बना सकते हैं, मतलब कहीं से भी, पूरे दुनिया से कोई भी बच्चा इसको एक्सेस कर सकता है। तो जब मैंने ये चीज़ बनाया था ना, तो मैंने अपने लैपटॉप को कई दिनों के लिए, 2-3 दिनों के लिए ऑन रख के छोड़ दिया था और बच्चों को बोला था कि इस IP एड्रेस पे जाना, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, तो आपको ये चीज़ खुल जाएगा, ये पूरा जो खुल रहा है। तो सारे बच्चे इसको एक्सेस कर पा रहे थे। यहाँ पे अगर आप पुराने कमेंट्स देखेंगे ना, तो ये देखो, सर्वर इज़ वर्किंग ऑन, मतलब इस टाइम पर ये काम कर रहा है, सर्वर ये वर्क कर रहा है, मेरे लैपटॉप से सीधा सर्व हो रहा था और स्टूडेंट्स ओपन कर पा रहे थे। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, आपको बस ये सीखना। ये एक बच्चा पाकिस्तान से ये खोल रहा है इसको, ये सर्वर लाइव है, ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप भी कर सकते हैं, बस आपको सीखना है। आप चाहें, अगर आप सीखना चाहते हैं मुझसे, तो आप मेरे इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद से भी सीख सकते हैं। आपको अलग अलग जगहों से सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और बस यही था पूरा रोड मैप, हमारा अल्टीमेट रोड मैप, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से Node.js को और बैकएंड को स्पेशली कैसे मास्टर करना है। आप कमेंट में बताना कि आपको ये रोड मैप कैसा लगा, कि आपको ये रोड मैप यूनिक लगा कि नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं कि Node.js के लिए कितना जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्ड है, तो वो भी आप कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप Node.js को और बैकएंड को अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से मास्टर करेंगे, आप अपना कुछ अच्छा सा बिल्ड करेंगे। तो ऐसे ही सीखते रहिए, बिल्ड करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।